ज्योमेट्री और मेंसुरेशन अर्थात हम बात किसकी करेंगे, ज्यामिति की और क्षेत्रमिति की। ज्यामिति की और क्षेत्रमिति की, दोनों में फर्क क्या होता है आपको कंफर्म होगा। जो फिगर्स हैं कौन कौन से, 2D और 3D, मतलब ऐसे फिगर जो प्लॉट किए जाते हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब अगर देखा जाए तो केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है। उन फिगर्स की बात अगर करें तो उन्हें 2D कहते हैं, और जिनमें थिकनेस हो जाती है उसे 3D कहते हैं। प्रत्येक फिगर को लेकर के दो प्रकार के कैलकुलेशंस आपको दिखते हैं। एक ऐसा कैलकुलेशन होता है जिसमें हमें उस फिगर की बनावट, संरचना, उनके एंगुलर मेजरमेंट, जिनको मैंने, अगर आप पिछला सेशन अगर आपने देखा होगा शनिवार को, तो आपको सब मैंने स्पष्ट किया था। मतलब सारे जितने भी उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जिसमें कोण के बारे में, भुजा के बारे में, रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में सारी चर्चाएं की जाती है, वो सब कुछ ज्योमेट्री के अंडर आता है। अब अगर वो फिगर बन जाता है तो उसका जो प्रॉपर हमें यूज है, जैसे कि आप देखो कि एक रेक्टेंगल हमने बना दिया, एक ट्रायंगल हमने बना दिया। आपके गांव में आपका खेत होगा जो आयताकार होता है, आपकी फर्श होगी जिस फर्श पर आप रहते हैं, उनके ऊपर अगर हमें कोई एक्टिविटी, जैसे कि उनके फर्श को अगर हमें फ्लोरिंग करानी है, मार्बल लगवाना है, या खेत की जुताई करानी है, सिंचाई करानी है, तो हमें मेंसुरेशन के अंडर आना पड़ता है। अर्थात हमें उनके क्षेत्रफल पर काम करना पड़ता है। खेत के चारों तरफ तार लगवाना है तो हमें परिमाप पे एक्टिविटी दिखानी पड़ती है। कोई अगर सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है, तो उसमें कितनी धातु का उपयोग करके उस फिगर को बनाया गया है, इसके लिए हमें उसके आयतन की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ मुख्य फिगर है जिन पर हमें आज चर्चा करनी है, और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा तरीका क्या होगा इसको पूरा पढ़ने के लिए। ट्रायंगल अर्थात हम त्रिभुज पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। सभी प्रकार के चतुर्भुज हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आप रेक्टेंगल के भी प्रश्न देखेंगे, अर्थात आयत के प्रश्न देखेंगे, आप वर्ग के प्रश्न देखेंगे, स्क्वायर जिसको कहते हैं, समांतर चतुर्भुज के प्रश्न देखेंगे, सम चतुर्भुज के प्रश्न देखेंगे, समलम चतुर्भुज के प्रश्न देखेंगे। मतलब जितने भी अलग अलग यहाँ पर आपको चतुर्भुज नजर आते हैं, ठीक है, सम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वर्ग, जितने भी चतुर्भुज आपको दिखते हैं उस सभी प्रकार के चतुर्भुज के प्रश्न रहेंगे। साथ साथ सर्कल अर्थात वृत्त के प्रश्न रहेंगे, जो 2D फिगर के अंडर आएगा। इन फिगर को ही, जैसे केवल हम ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ेंगे, इनको हम मेंसुरेशनल भी पढ़ेंगे। अर्थात ज्योमेट्री का जो रोल है, जिसमें कोड के हिसाब से वैल्यू हमें देखनी पड़ती है, तो हम कोशिश ये करेंगे। अच्छा, ये फिगर भी आप ध्यान दीजिए, 3D फिगर में अगर आप क्यूबाइड अर्थात घनाभ की बात करें, घन की बात करें, बेलन की बात करें, शंकु की बात करें, और साथ साथ गोला की बात करें, इन हर प्रकार के फिगर को मैं आज अपने सेशन में इन्वॉल्व कर रहा हूं। मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो ध्यान से देखिएगा, ऐसा रहेगा कि मैं यहाँ पर एक सीट अपने हिसाब से, मैंने सीक्वेंस के हिसाब से प्रिपेयर किया है। कैटेगरी आपको फाइनल करनी है कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री मतलब उन्हीं फिगर्स के लिए, जैसे अगर आप बात त्रिभुज की करोगे तो त्रिभुज का उपयोग हमें ज्योमेट्रिकल भी होना देखना होता है और मेंसुरेशनल भी देखना होता है। जब हम कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर हम कोई मेजरमेंट करेंगे तो हम ज्योमेट्री का उपयोग कर रहे हैं। जब हम उसी के क्षेत्रफल का, परिमाप का, इन चीजों का उपयोग करेंगे तो हम मेंसुरेशनल यूज हो गया। तो दोनों प्रकार का यूज और दोनों प्रकार के प्रश्न आपको दिखेंगे। मैंने जो सीट प्रिपेयर करी है, मैं आपको सब स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं चाहता तो शुरू से प्रश्न लेना शुरू करता, लेकिन मुझे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मुझे करना क्या है इस सेशन में। आपका विजन क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो कि आज हम पूरी सेशन में 2-2.5 घंटे किस लिए बैठने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से कितने प्रश्न कवर होंगे, किसी भी हालत में 3 से 4 प्रश्न, 4 से कम कोई भी संकोच नहीं, 4 प्रश्न निश्चित तौर पे आप मान के चलिए जो मैं कवर कराऊंगा आज के सेशन में। तो 4 प्रश्न बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, आप मान के चलिएगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि हमने जो सीट प्रिपेयर करी इन्हीं सीक्वेंस के हिसाब से, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक फिगर के ऊपर मैं जो प्रश्न लिया हूं उससे मैं आपको कोशिश करके क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बिहाफ पे उस प्रश्न की पूरी व्याख्या ऐसे करूंगा कि उनसे रिलेटेड, उनसे घुमा फिरा के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपका कंप्लीट हो जाए। सेशन आपका 2 घंटे प्लस रहेगा, मान के चलिएगा 2 घंटे से तो कम हो ही नहीं सकता। 3 घंटे के अंदर ऐसी कुछ यहाँ पर टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप लोग अनुमति दो तो मैं सेशन की शुरुआत करूं, और ईश्वर से प्रार्थना करूं कि सेशन ठीक ठाक हो, आपके लिए उपयोगी हो, मैं कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में मिला सकूं, यही हमारा उद्देश्य है। एक बार कंफर्मेशन मैसेज अपने थंब से, अपने हिसाब से आप लोग कर दें तो मैं अपने हिसाब से चीजों को प्लान करूं। जरूर, आप सभी का स्वागत भी है, और आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करें, मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूं। यस यस, बिल्कुल क्लियर, वेरी गुड। चलिए शुरुआत करता हूं। तो बस एक बार और मैं कहूंगा वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। मैं अब क्लास की शुरुआत पहले प्रश्न से करने चल रहा हूं। पहला और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न, अब जितने भी प्रश्न आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि केबीएस की परीक्षा में पूछा गया है या पूछा जाएगा, इस तरह का ही आपको फील नजर आएगा।
पहला प्रश्न आज के सेशन का एक त्रिभुज से लेकर के है। मेरे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। इसने कहा कोण बी हमको पता है, कोण सी हमको पता है, एडी और एई क्रमशः भुजा बीसी पर लंब और कोण ए की समद्विभाजक हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ ट्रायंगल। हमने एक त्रिभुज बना लिया। दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, जहां पे कुछ जानकारियां हमको दी गई है। क्या क्या, ध्यान से देखिएगा। जानकारियों में हमें जो दिया है, कोण बी बराबर 70 डिग्री दिया है, कोण सी बराबर 30 दिया है। चलिए अच्छी बात है। अब इसने कहा जो एडी है और एई भुजा बीसी पर एक तो लंब है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो एडी है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी, और दूसरा जो एई है वह कोण ए की समद्विभाजक है। मतलब पहले आप एई ही बना दो। एई ऐसा होगा कि इस कोण को इस कोण के बराबर कर देगा, और जो एडी होगा इस पर एक लंब जनरेट करेगा। अब आपके सामने ये चीजें कंफर्म हो गई है कि एडी एक लंब है जो इस पर समकोण बना रहा है। एई ने क्या किया है कि इस कोण को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। अब आपको दो चीजें यहां पर कंफर्म कर दूं कि अगर इसने कोण को दो बराबर भागों में, मतलब यह इसके बराबर हो चुका है, तो कंफर्म है कि यहां पर यह भुजा भी इसके बराबर। हालांकि भुजा का उपयोग हमको नहीं देखना है। यहाँ पे हमसे पूछा कि कोण DAE का मान बता दो। DAE मतलब इट इज आस्किंग अबाउट दिस, इसके बारे में पूछ रहा है। अब आप लोग जो कर सके प्लीज जरूर बता दे। कौन कौन कर सकता है? जैसे देखिए, अगर यह 70 है और यह 70 है तो कंफर्म है कि यह 90 होगा। अगर यह 90 है तो ध्यान से देखिएगा, अभी आपको सब कंफर्म हो जाएगा। तो यह कितना होगा? 90, 70, 160। और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़, किसी भी त्रिभुज की बात करो, त्रिभुज एबीसी अगर है तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत होता है। 90 है, 70 है, तो आप 90 70 कितना कहते हो? 160। और 160 अगर है तो यह आपका कंफर्म हो गया। कितना हो जाएगा बताइए? जैसे आप खुद ही सोच लीजिए कि यहां पर आपका यह हो जाएगा। और एक चीज इसमें ध्यान से देखिएगा, यह भुजा ने क्या किया कि इस कोण को इस कोण के बराबर बना दिया है। मुझे एक बात बताइए, अगर यह 70 था, यह 30 था, तो यह कंप्लीट कितना था? यह कंप्लीट रहा होगा 80। क्यों? क्योंकि 70 30 100 होता और यह 80 होगा। मतलब यह कोण 40 है और यह कितना है? यह 40 है और यह भी 40 होगा। अब आप खुद ही सोच लो। अब यहां पर स्थिति क्या है कि जैसे अगर आप सोचिए कि इसके हिसाब से चले तो यहां पर ये 90 है, ये 30 है, 90 30 120, तो यह पूरा 160 है। और अगर इसको सोचो तो यह आपका कितना? 90 70, यह 20 है। अगर हम 60 में से ऐसे यहां पर आप इसके हिसाब से भी चलिए, इसको भी नोटिस कर लीजिए। यहां पर यह 90 है, अगर इसका मान हमको निकालना है तो कन्फर्म में डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? 20 हो जाएगा। मतलब इस कोण को अगर नोटिस करिए तो यह कोण आपका 20 डिग्री बनकर सामने आएगा। एकदम आराम से ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप कंफर्म करते जाइएगा। यह क्लियर आपको, इस प्रश्न का उत्तर आपको देता जाएगा। जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो सब क्लियर होगा। पहली चीज यह देखिए, इतना भाग और इतना भाग ये दोनों बराबर होगा। इसका भी मान 40 होगा, इसका भी मान 40 होगा। अब अगर आप नोटिस करो इस पूरे की, यह 90 है, 30 है, तो यह पूरा 60 है। जबकि अगर आप इसकी बात करो तो यह 90 है, 70 है, तो यह 160 हो गया, तो यह 20 हो गया। तो आप अगर इसमें से घटाएंगे तो यह 20 डिग्री यहां पर राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। इस कोण का मान 20 डिग्री हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया है। पहला क्वेश्चन आपका 20 डिग्री करेक्ट हल दे रहा है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अब ध्यान से आप प्रश्नों को पढ़िएगा। दो समरूप त्रिभुज सदा सर्वांगसम होते हैं। समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम में फर्क समझिएगा। समरूप मतलब एक तरह से, और सर्वांगसम मतलब बराबर। जैसे हम ऐसे कह दें, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, दो फिगर कोई भी त्रिभुज ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, हाँ कोई भी ले लीजिए आप, जैसे त्रिभुज ले रहे या कोई भी फिगर ले लीजिए। अगर फिगर समरूप है तो एक जैसा है, जरूरी नहीं को बराबर है। जैसे हम कह दें कि एक कार है जो सड़क पे चल रही है और एक बच्चा खिलौना चला रहा है सड़क घर के अंदर। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि साइज बराबर हो। तो ऐसे फिगर समरूप हो सकते हैं। सर्वांगसम का मतलब साइज भी सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, मतलब वो मेजरमेंट में भी बराबर हो और बनावट में भी बराबर हो। यहां पे क्या होगा कि यहां पर जरूरी है बनावट बराबर हो, बनावट बराबर हो, बनावट एक जैसी हो। आप ऐसे लिख सकते हैं, बनावट एक जैसी हो, एक जैसी हो। और इसमें क्या है, बनावट के साथ साथ मापन भी एक जैसा हो, अर्थात मेजरमेंट एंड शेप एंड मेजरमेंट बोथ मस्ट बी इक्वल। जितने भी सर्वांगसम होते हैं वो सब समरूप होते हैं,
बट जरूरी नहीं कि सभी समरूप सर्वांगसम होंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल हमेशा दिया कि अब जब आपने देखा था कि जब हनुमान जी लंका में गए तो उन्होंने अपना छोटा सा रूप बना करके लंका में प्रवेश कर लिया, तो उन्होंने अपना एक समरूप फिगर जनरेट किया। अब बराबर का मतलब आप समझने की कोशिश करिए, बराबर का मतलब एक हमारे जैसा ही, हमारी तरह ही हो, उसकी बनावट भी हमारी तरह से हो और मेजरमेंट भी, मतलब सभी अंग समान है तभी वह सर्वांगसम है, एक जैसा है उसी तरह से है तो वह समरूप है। अब इसने जैसे कहा है दो समरूप त्रिभुज सदा सर्वांगसम होते हैं, बात गलत है। हाँ, ऐसा जरूरी है कि सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, यस, अगर ऐसा लिखा होता तो मान लेते, लेकिन इसने कहा दो समरूप त्रिभुज सदा सर्वांगसम होंगे, तो गलत बात है। दूसरा देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल एक बराबर होता है। भाई अगर त्रिभुज एक ऐसा है एक ऐसा है तो मैं कह सकता हूं दोनों समरूप हैं, तो क्या इनके क्षेत्रफल हमेशा बराबर होंगे? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं आनुपातिक हैं, मतलब इफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। पढ़िए, यदि दो त्रिभुजों की तदनुरूपी भुजाएं आनुपातिक हैं तो वे एक समरूप त्रिभुज होते हैं। यह बात इसने स्पष्ट किया है कि अगर हम लोग कह सकते हैं दो त्रिभुज हैं, एक ABC है एक PQR है, अगर इनकी करस्पॉन्डिंग भुजाएं समानुपाती हैं AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR, अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप होंगे। मतलब दो त्रिभुजों की अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो वो आपके समरूप हो सकते हैं। ये बिल्कुल, दो बहुभुज एक समान होंगे यदि उनकी तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हो। ऐसा जरूरी नहीं कि अगर दो फिगर आपके दो पॉलीगन अगर समान प्रोपोर्शन में है तो जरूरी नहीं कि वह आपके सर्वांगसम होंगे या समान होंगे। यह आपका सही है। जैसे मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, एक त्रिभुज अगर ऐसा है, एक त्रिभुज अगर ऐसा है, यह समरूपता मैं आपको बता रहा हूं, समरूपता। इस त्रिभुज का नाम ABC है और इस त्रिभुज का नाम PQR है, तो मैं कह सकता हूं कि यह त्रिभुज इस ABC इस PQR के तभी समरूप होगा जब दो कारण इसके होते हैं, दो तरीके होते हैं। पहला, सभी संगत कोण समान हो। संगत कोण क्या हो? समान हो। मतलब सभी संगत कोण का सेंस है जैसे A कोण बराबर हो P के, B कोण बराबर हो Q के, C कोण बराबर हो R के, सभी संगत कोण बराबर हो। दूसरा, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, यह इसका नियम होता है। अब समानुपाती का मतलब होता है कि अगर जिस रिस्पेक्ट में यह वाला इससे बढ़ रहा है उसी रिस्पेक्ट में यह इससे बढ़े, उसी रिस्पेक्ट में यह इससे बढ़े, मतलब सेम प्रपोर्शन में हो। मतलब मैं यहां पर इसके लिए लिख सकता हूं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। और अगर यही चीज सर्वांग समता में होता तो सर्वांग समता में क्या होता पता है? सर्वांग समता में होता, एक त्रिभुज अगर ABC है तो दूसरा त्रिभुज अगर PQR है, यह सर्वांगसम तभी होता जब सभी अंग समान होते। सभी अंग क्या होते? समान होते। अर्थात समान होने का सेंस समझिएगा। अंग कौन कौन से होते हैं? मतलब सभी कोण बराबर हो और सभी भुजाएं बराबर हो, तभी जाकर के दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। याद रखिएगा, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी समरूप सर्वांगसम होंगे। इस बात को कंफर्म कर लीजिएगा, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, यह लाइन जरूर याद रखिएगा। इस प्रश्न में कंफर्म करिएगा, दो त्रिभुज अगर संगत रूप से उनकी भुजाएं अगर आनुपातिक हैं तो वह समरूप होंगे, यही सही है, बाकी आपके स्टेटमेंट गलत है। अच्छे प्रश्न थे, ठीक है, यस। अगला चलिएगा, इसको पढ़िए। एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जान लीजिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 100% एक ऐसा फिगर होता है जो हमेशा प्रश्न देता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या? जब कभी एक चतुर्भुज किसी वृत्त के अंदर बनता है, अर्थात एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो शीर्ष बिंदु हो वह किसी वृत्त की सतह पर स्थित हो, तो ऐसे चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसने कहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन आगे पढ़िएगा, तथा AB वृत्त का व्यास है। मतलब उस चतुर्भुज ABCD की एक भुजा वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। व्यास का मतलब एक ऐसी भुजा होती है जो केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है। अर्थात एक चीज और कह सकते हैं, जो व्यास होता है वह बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, त्रिज्या का दुगुना भी होता है।
अब एक चतुर्भुज हम ऐसा बनाएंगे जो कि चक्रीय होगा। चक्रीय होगा तो उसके सभी शीर्ष बिंदु वृत्त की सतह पर स्थित होंगे। ये देखिए ऐसा चतुर्भुज बन गया, इसको हम कहते हैं चक्रीय। आपने नोटिस किया कि इसको हम चक्रीय चतुर्भुज कह सकते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के लिए आपने नोटिस किया होगा कि सभी शीर्ष बिंदु वृत्त की सतह पर स्थित हैं। साथ साथ इसमें एक और जानकारी आपको करना चाहिए कि जो विपरीत कोण होते हैं वह कह सकते हैं कि आप जो है संपूरक होते हैं, अर्थात उनका जोड़ हमेशा 180 अंश के बराबर होता है। कोण ए का जोड़ कोण सी के साथ मिलकर 180 अंश होगा, कोण डी का जोड़ कोण बी के साथ मिलकर के 180 अंश होगा। मतलब कभी भी कोई चतुर्भुज चक्रीय तभी होगा जब उसके शीर्ष बिंदु वृत्त की सतह पर होंगे, साथ साथ विपरीत कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या जानकारी दिया है। इसने कहा CAB बराबर 48 डिग्री। ये देखो CAB यह 48 डिग्री दिया है। अब इसने हमसे पूछा क्या है, ADC का मान बता दो। ADC मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। चलिए फटाफट आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। पहली चीज तो आप ये बताइए, अगर यह एक त्रिभुज है, आपको दिख ही रहा है कि एक त्रिभुज है। एक जानकारी और मैं बता दूं, किसी वृत्त को अगर हम उसके व्यास से कंसीडर करें तो वृत्त एक अर्धवृत्त बन जाता है। व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। साथ साथ व्यास अगर किसी वृत्त में दिया है तो समझ लो आधा प्रश्न हल कर दिया है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, मतलब यहां पर 90 बनेगा। यहां पर 90 है, यहां 48 है, तो इस त्रिभुज में आपको दो कोण अगर नजर आ गए तो कोण बी का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 48 डिग्री। समझ रहे ना? तो आप इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 180 माइनस 9 4 13 138 हो गया। अब आप इसको घटा दे तो कितना, 10 से 8 2 और 7 से 3 4 42 डिग्री हो गया। यह आपका 42 हो गया। अगर यह 42 हो गया तो ए इसके साथ जुड़ करके 180 अंश बनाएगा, आपको कंफर्म है? क्यों बनाएगा आप बता दो? क्योंकि यह चक्रीय चतुर्भुज का स्ट्रक्चर है। तो कोण डी का मान अगर आपको निकालना है तो 180 में से आप क्या कर दो, 42 घटा दो तो 138 डिग्री पुनः आ जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर 138 डिग्री होगा, जो सी ऑप्शन में आपको दिया है। कंफर्म करते जाइएगा, आप लोग खुद ही से बताते चलिएगा। जो जो प्रश्न आता जाए एक बार अपनी एक्टिविटी के हिसाब से उसका उत्तर देते जाइए और उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाइए। मुझे पता है कि यह ऐसा भाग है मैथ्स का जहां पर अच्छे अच्छे लोग चीजों को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन यह बड़ा सिंसियर भाग भी होता है कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम अच्छा रिस्पॉन्स भी एग्जाम में कर पाएंगे। कभी कभी अर्थमेटिक उतना रिएक्टिव नहीं हो पाता जितना आप इसमें कर लेते हैं। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस केवल अगर अप्रोच और कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हम प्रश्न हल करके आ जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। चलिए कहा है अगला प्रश्न, देखिएगा कुछ मेंसुरेशनल प्रश्न भी आने चाहिए। वृत्त ए की परिमिति, परिमिति मतलब होता है परिमाप। आमतौर पर जब कभी फिगर रेक्टिलिनियर होता है, जैसे आयत है, वर्ग है, तो कंफर्म है कि वह फिगर जो है एक परिमाप देता है। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। जैसे अपने खेत के चारों तरफ आप बाउंड्री बना दीजिए, तार लगवा दीजिए, तो आपने एक परिमाप जनरेट किया है। कोई वृत्ताकार मैदान है ऐसे, तो वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ आप चल लीजिए, मतलब उसके चारों, देखिए ऐसे चल लिया, पूरे उसके पाथ की जो लंबाई होती है उसी को परिमिति या परिधि कहते हैं। इसने कहा वृत्त ए की जो परिमिति है अर्धवृत्त बी की परिमिति के बराबर है। एक और है बी, लेकिन वह अर्धवृत्त है, ध्यान दीजिएगा, वह क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त ऐसे बनेगा। कह रहा इसका जो परिमाप है अर्थात परिधि है, इसकी परिधि अर्थात परिमिति के बराबर है। मान लो मैंने कहा कि इसका सेंटर अगर ये है तो और इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ले ली और इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर ले ली। अब आगे पूछा क्या है, पढ़ लीजिएगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना है। चलिए ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना है, बहुत आराम से हम लोग कर लेंगे। इसकी परिधि क्या होगी बताइए, 2 पाई आर। इसकी परिधि होती है 2 पाई आर। इसकी परिधि क्या होगी, देखो ये आर है, ये भी आर है। जब यह कंप्लीट 2 पाई आर होता है तो ये आधा जो होगा ना, ये वाला भाग यहां से यहां तक, ये होता है पाई आर। पाई आर 2 पाई आर। तो इसकी परिमिति क्या होगी, इसकी परिमिति हो जाएगी, अगर हम r प्लस आर 2r, मतलब एक तरह से पाई आर प्लस 2r, हम लोग अगर r कॉमन कर ले तो पाई प्लस 2 हो गया यहां पर। लेकिन आपने नोटिस किया कि हम r कौन सा ले रहे हैं, कैपिटल वाला ले रहे हैं। r हम कौन सा ले रहे हैं, कैपिटल वाला ले रहे हैं, जिससे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहे, दोनों को अलग अलग दिखे आपको। अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि अब हमको क्या करना है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बनाना है।
तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका भी वही चीज से होगा, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करोगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि यह अर्धवृत्त है। अब आप सबसे पहले क्षेत्रफलों की बात करिए, जैसे देखिए यह 2 पाई आर है और यह कितना है, आर है, पाई प्लस 2 है। अगर हम लोग इसको क्या कर दें कि इसको इधर लेके चले आए, हम लिख सकते हैं, इसको ध्यान से देखिए, पहले इसको लिखना आर बटा आर बराबर यहां पे लिख सकते हैं पाई प्लस 2 बटा 2 आर, पाई प्लस 2 बटा 2 आर हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात करना है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आप इसका पाई पाई कट जाएगा तो आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर जो होगा वह पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर अपान 2 आर का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, और इसी को रेशियो बना दीजिए, पाई प्लस 2 का होल स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ये आपका सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो जाएगा, आप कंफर्म कर लीजिए। मैंने कहा इसको अगर हम आर के हिसाब से ले जाते स्मॉल, इसको कैपिटल, हम लोग इस समय अगर इसकी परिधि लेते हैं 2 पाई आर तो इसका कितना हो जाए। अच्छा एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोगों को क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था, इसमें कुछ गलत हुआ है नहीं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बनाना था, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा। जैसे आपको इस बात को ध्यान देना था क्योंकि इसका आधा लेना था मुझे ना, इसका आधा लेना था। हाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये थोड़ी सी गलती हो रही है, आप इसको समझिए पहले, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा पता है, सी ऑप्शन सही है। एक बार ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने लिया 2 पाई आर और यहां पर मैंने लिया इसके बराबर कर दिया। अब इसको अगर हम लोग, जैसे इसने पहले कहा था ए की जो परिमिति है, ए के साथ बी के क्षेत्रफल का अनुपात बनाना था, तो आर बटा कैपिटल आर हो जाएगा पाई प्लस 2 अपान 2 आर, 2 पाई, पाई प्लस 2 अपान 2 पाई। लेकिन याद रखिएगा आर क्या है। अब सुनिए, अब यहां पर हमको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम लोग इनके क्षेत्रफलों की बात करेंगे तो क्षेत्रफल देखो कैसे होगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई प्लस 2 का होल वर्ग, और इसका क्षेत्रफल क्योंकि यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पर लिखेंगे 2 पाई का होल वर्ग अपान 2, मतलब ये होगा पाई प्लस 2 का होल वर्ग, और ये रेशियो हो जाएगा यहां पर कितना बताइए, 4 आर स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर देंगे तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई का स्क्वायर। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर आएगा, पहला ऑप्शन। एक बार ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, फिर से मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। यहां पर पहले ऑप्शन को इस प्रश्न का उत्तर बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखो हमें क्षेत्रफल को लेना है ना, जिसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, जो त्रिज्या दिया है उसका क्षेत्रफल आधा होगा। एक बार मैं कंफर्म कर देता हूं, सुनते जाइएगा। जैसे कहा था मेरे पास एक सर्कल था और एक अर्धवृत्त था, ध्यान से सुनेंगे तो कंफर्म होगा। हमसे कहा गया दोनों की परिमिति बराबर है, इसकी रेडियस अगर हम आर ले लें, इसकी रेडियस अगर हम कैपिटल आर ले लें, तो हम इसकी परिधि कितना बनाएंगे बताइए, 2 पाई आर, और इसका कितना बनाएंगे, इसमें देखिए यह पाई आर होगा, हम लिख सकते हैं इसमें पाई आर प्लस 2 आर। अगर हम आर कॉमन कर लें, आर कॉमन कर लें तो पाई प्लस 2 होगा। अब अगर हम दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बना लें, क्योंकि देखिए यह किसके बराबर है, 2 पाई आर के, तो आर बटा कैपिटल आर हो जाएगा पाई प्लस 2 अपान 2 पाई, ये होगा। लेकिन आपको पता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल इसका वाला क्या हो जाएगा, सोचो, पाई आर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसके आर की वैल्यू 2 पाई है, पाई, यहां पर हम किसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, इसकी जगह पर हम लिखेंगे, जैसे अगर इसको सोचो तो पाई प्लस 2 का होल वर्ग होगा, और इसके नीचे हो जाएगा, इसके लिए अगर आप इस दूसरे वाले के लिए सोचेंगे तो इसका होगा पाई आर स्क्वायर अपान 2 होगा। तो मतलब अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर आपका रेशियो बन जाएगा, जैसे 4 पाई स्क्वायर आ रहा था, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो पाई प्लस 2 का होल वर्ग हो गया, और रेशियो 2 पाई स्क्वायर हो गया। तो पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए जो पहला ऑप्शन था इस प्रश्न का करेक्ट हल हो जाएगा, मैंने इसको जो बताया। एक बार कंफर्म करिए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं समझ में आया। एक्चुअली आर आर इसलिए बोला पड़ रहा है क्योंकि इसमें हमने कैपिटल आर लिया, इसमें स्मॉल आर लिया है, तो उस हिसाब से हमने यहां पर पहले प्रश्न को, पहले ऑप्शन को कंफर्म किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इस प्रश्न को देखिए, 5वां नंबर। एक वृत्त की दो जीवा हैं ए बी और पी क्यू, एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु डी पर काटती हैं। हमारे पास एक सर्कल रहेगा सबसे पहले,
ध्यान से देखना, जीवा क्या होती है? वृत्त की सतह को मिलाने वाली, वृत्त की सतह को मिलाने वाली एक रेखा जो होती है अंदर ही अंदर, वह जीवा कहलाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सर्कल ले, सर्कल की सतह पर दो बिंदु रख दें, इसको इससे मिला दीजिए, तो इसी को हम जीवा बोलते हैं या अंग्रेजी में कॉर्ड बोलते हैं। हाँ, अगर आपने इसको मिला दिया तो यह आर्क कहलाता है, अर्थात चाप कहलाता है। अब जैसे इस प्रश्न में कहा कि एक वृत्त की दो जीवा ए बी और पी क्यू एक दूसरे को वृत्त के भीतर, एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु डी पर काटती हैं। कितने पर? डी पर। एक का नाम ए बी है, दूसरे का नाम क्या है? पी क्यू है। इसके लिए मैं एक तरीका आपको बताता हूं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई वृत्त है, इस पॉइंट को अच्छी तरह तैयार करिएगा, इसके प्रश्न आपको मिलते हैं। कैसे प्रश्न मिलते हैं? पॉइंट कर लीजिएगा। वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर जब दो जीवाएं, जब दो जीवाएं प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें, देखिए कैसे प्रतिच्छेद कर दी है। एक जीवा आपकी देखिए ए है और एक जीवा ए है, इसका नाम ए बी है, दूसरे का नाम मान लीजिए पी क्यू है। मान लीजिए यह बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इनका एक तरीका होता है, इसका एक रूल होता है, ए डी इंटू डी बी बराबर पी डी इंटू डी क्यू। ये देखिए यह एक सूत्र बनकर आता है, मतलब इस सूत्र को दिमाग में रखिएगा। अगर हमने यही चीज कहा कि वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर दो जीवाएं, दो जीवाएं जब प्रतिच्छेद करें, अगर वृत्त के बाहर करती हैं तो क्या होगा? देखिए ध्यान से, एक सर्कल हमने लिया, एक जीवा हमारी ये देखो ऐसे और एक जीवा ऐसे, जाकर के देखो बिंदु यहां पर मान लीजिए, जैसे यह जीवा थी आपकी ए बी और यह जीवा थी मान लीजिए पी क्यू, डी पर प्रतिच्छेद करी। तो इसका सिस्टम क्या होता है, आप सबसे पहले यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ, लिखो ए डी इंटू डी से रिटर्न होकर बी तक जाओ, डी बी बराबर पी से शुरू करो और डी तक जाओ, लिखो पी डी इंटू डी से शुरू करो क्यू तक जाओ, डी क्यू। ये दो फार्मूले आप जरूर तैयार रखिएगा, हमेशा आप देखोगे तो इस पर प्रश्न बनकर आता है सर्कल में कि जब दो किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को आंतरिक प्रतिच्छेद करें और बाह्यता प्रतिच्छेद करें, तो उसके लिए दो रूल इनको तैयार रखिएगा। अब जैसे जो हम प्रश्न कर रहे हैं इसमें यही चीज है, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा पी क्यू है, दोनों जाकर के बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। जो मान दिए गए उनको नोट करिए, जैसे ए डी का मान 4 दिया है, डी बी का मान 6 दिया है, डी क्यू का मान 3 दिया है और हमसे पी क्यू अर्थात इस पूरी जीवा का मान पूछ रहा है। अब इसके लिए आप पैटर्न फार्मूला समझिए, आप क्या लिख सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा, ए डी मतलब 4 गुड़े डी बी मतलब 6 बराबर क्या लिखा, देखो यहां पर हमको दिया डी क्यू कितना दिया है 3 गुड़े, अगर हमको पी डी नहीं पता तो पी डी को आप एक्स मान लीजिए, 3 दूना 6 होता है, 2 चौके 8, एक्स बराबर कितना हो गया 8। लेकिन यह एक्स आपका 8 आया, हमसे पूरा पी क्यू पूछा है, तो 8 और 3 जोड़ दीजिए तो पी क्यू क्या हो जाएगा बताइए, 11 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 11 सेंटीमीटर करेक्ट होगा, क्योंकि उसने हमसे जीवा ही पूछा है, उसने हमसे इतना भाग नहीं पूछा। देखिए पढ़िए, पी क्यू की पूरी लंबाई आपको बतानी है, व्हाट अबाउट द कॉर्ड पी क्यू कुल कितना होगा यह आपको बताना है। फाइनली आपको क्लियर हो गया होगा पी क्यू कितना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ठीक है, छठा नंबर। देखिए पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक चीज हम कंफर्म करते जाएं, जहां जहां जैसी कंडीशंस होगी, जो व्याख्या होगी, मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। कम ज्यादा जैसे समझ में आए होल्ड करते जाइए, हर प्रश्न को देखते जाइए, तैयार करते जाइए, यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओ केंद्र वाले एक वृत्त में, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसका केंद्र ओ है, कई जानकारियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। ए बी सी एक चाप है, ए है, बी है और सी है। ए बी सी क्या है, ये देखो ऐसे हमने बना दिया, चाप है, दैट इज आर्क। अब पढ़िए, जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री, ये देखिए यहां पर वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। जीवा ए बी को देखो, ये जीवा ए बी है, बिंदु पी तक खींचा गया, बिंदु पी तक खींचा गया यहां तक, तो इसने हमसे पूछा कि सी बी पी का मान बता दो। सी बी पी अर्थात इसका मान हम लोगों से पूछा गया। अगर मान लो हम इसको ऐसे मिला दें, ऐसे, इसका मान हमसे पूछा गया, इसका मान क्या होगा। कुछ बातें इसके लिए समझ लीजिए तो आपको अभी कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले भैया ध्यान से देखिए, अगर कोई सर्कल है, सर्कल की सतह पर दो बिंदु हैं, ए बी है,
एक केंद्र है, तो केंद्र पर जो बना कोण होता है सतह पर बने कोण का दूना होता है। अगर यहां पर आपको थीटा दिखेगा तो यहां हमेशा 2 थीटा दिखेगा, क्योंकि जो वृत्त पर सतह पर दो बिंदु होते हैं वृत्त को दो सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, तो एक अलग वृत्तखंड बनता है, एक अलग वृत्तखंड बनता है। आपसे कभी कभी इस कोण का, जैसे मान लो ये कोण आपका 60 डिग्री है तो कंफर्म है कि आपका 120 डिग्री होगा। कभी कभी यह 60 देकर आपसे इसको पूछ लिया जाता है, और अगर मान लो यहां पर मान लीजिए P पर आके मीट किया, ABC अगर यहां पर था, अगर P पे मीट किया तो आप कंफर्म सोचिए जो यह चतुर्भुज बन रहा है वह कैसा बनेगा, एक चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। चक्री बनेगा तो अगर यहाँ थीटा है तो यह कोण 180 में से थीटा घटाने पर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर यह 60 है तो कंफर्म है कि 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उधर से देखेंगे तो वह आपका इतना भाग जो होगा ना इसका डबल होगा, पीछे की तरफ हम देख रहे हैं। इस प्रश्न को जो अभी हम लोगों को दिया गया है इसी के बिहाफ पर बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। जैसे आप ये सोचो कि हमारे पास सबसे पहले केंद्र पर 132 बना है, हमें पहली चीज जो अगर हमसे जैसे कोण पूछा कौन यह वाला, अगर हम इसको बता दें इसको, तो इसको 180 से घटा के तुरंत बताया जा सकता है। सुनिए कैसे, आप लोग बताइए यह क्या होगा, 132 से तो कितना होगा बताइए, 132 है तो उसका आधा करिए, 2 छंग 12, 2 छंग 12 66 होगा। अगर ये 66 है तो यह कितना होगा, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया 180 से अगर आप 66 घटा दें, 180 से 66 घटाइए कितना होगा, 10 से 6 4 होता है, 7 से 6 1 होता है, 114 हो जाएगा यह कोण। और आपकी जानकारी में होगा कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है हमेशा लीनियर पेयर बनाता है, अर्थात इनका जोड़ 180 अंश होता है। मतलब इस कोण को अगर आपको निकालना है तो आपको 180 से 114 घटाना होगा, तो फिर 66 ही डिग्री आ जाएगा। तो 66 डिग्री इस प्रश्न का हल होगा जो आप लोग बता सकते हैं। 66 डिग्री नोट करिए। किस कोण को पूछा गया था, कोण हमसे CBP पूछा गया था, उस बिहाफ पे हमने तुरंत 66 डिग्री इसको बता दिया। तो ऐसी कुछ जानकारियां आप लोग इकट्ठा करते रहिएगा, ऐसे प्रश्न मिलेंगे तो उनको उस हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा, जिससे कि प्रश्न आपके हल होते चले जाएं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, 7वां नंबर। 7वां क्या है, ध्यान से देखिएगा, पढ़िए। 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल, देखिए हमने बना दिया रेक्टेंगल, जैसे कह रहा है उस हिसाब से पहले बनाते जाता हूं, फिर जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा इधर स्पेस लेके बनाओ जिससे कि जगह का उपयोग हम अच्छे से कर सकें। ये देखिए आयत है, 10 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर इसकी बीमा है, मतलब लंबाई और चौड़ाई है, से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज। आप जान लीजिए आयत और समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा। आयत ऐसा फिगर होता है जिसकी सभी संगत कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसकी जो भुजाएं विपरीत होती हैं समान तथा समांतर, अगर यह 10 है तो यह भी 10 होगा, यह 6 है तो यह भी 6 होगा। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात अगर यह एक ABCD छोड़ करके अगर हम इसको ले रहे हैं PQRS, इसके जो विकर्ण है यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा और हर जगह पर समकोण बनता है। प्रश्न में क्या है कि हमारा जो यह इसका क्षेत्र आयत है, आयत का जो परिमाप है, देखिए पढ़िए, वह एक समचतुर्भुज के समान परिमाप का बनाया गया है जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। कितने लोग इस प्रश्न की व्याख्या कर सकते हैं, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। नहीं कर सकते आप ध्यान से सुनिए करना क्या है। मैंने कहा मेरे पास एक आयत है, मेरे पास एक आयत है जिसकी एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 6 है। हम लोग इसी के बराबर परिमाप का, सबसे पहले इसका परिमाप बताइए क्या होता है। कोई भी आयत है तो उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप होता है ट्वाइस L + B, अर्थात सभी भुजाओं का जोड़ हमेशा किसी भी आकृति का परिमाप होगा, तो 2 गुणे 10 + 6 अर्थात 16 दूना 32, यह इसका परिमाप होगा। इसी के बराबर परिमाप का एक समचतुर्भुज हमने डेवलप किया। ये देखिए समचतुर्भुज हमने बनाया जिसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दिया हूं। समचतुर्भुज का परिमाप अगर ये मान लो PQRS है तो इसका परिमाप भी 32 ही है। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं तो आप ये कंफर्म हो चुके होंगे कि प्रत्येक भुजा 8 की हो जाएगी, क्योंकि परिमाप इसका क्या होता है 4 × A होगा, ये मतलब भुजा, अर्थात A का मान भैया 8 4 8 32 हो जाएगा। अब इसने कहा कि एक कोण इसमें बराबर होता है, यह कोण एक दिया 60 डिग्री, उसमें आप पढ़िएगा प्रश्न में तो इसने साफ साफ लिखा एक कोण 60 डिग्री है। एक बात और जान लीजिए, ये जो समचतुर्भुज डेवलप होता है एक समांतर चतुर्भुज से बनता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि संगत कोण
हमारे पास विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती, अर्थात यह इसके समांतर तथा समान, यह इसके समांतर तथा समान। विपरीत कोण हमेशा बराबर होते हैं, यह 60 है तो यह भी 60 होगा। संगत कोण जो अटैच आसन्न कोण जिसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, वह 180 डिग्री बनाते हैं। अगर यह 60 है तो 120 होगा, हालांकि इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं। अब इस प्रश्न में अगर आप नोटिस करिए तो पूछा क्या है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बता दो। बेसिकली आप दिमाग में रख लीजिए, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो अगर हमें इसके विकर्ण पता हो, जैसे आप यहां पर चलिए फिगर में, समचतुर्भुज का अगर एक विकर्ण D1 होता, दूसरा D2 होता, तो इसका जो एरिया होता है वह 1/2 गुणे D1 गुणे D2 होता है। हालांकि हमारे पास दोनों विकर्ण दिए गए नहीं, हम अब क्या करें, फंस गए। हम फंस कैसे गए, हम करेंगे क्या, हमारे पास विकर्ण तो है नहीं, हमारे पास इसकी एक भुजा है, एक कोण यहां पर 60 दे दिया है। तो हम यहां पर जो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का तरीका होता है आधार गुणे ऊंचाई, उसका उपयोग करने का सोचेंगे। आधार 8 है, ऊंचाई मतलब यहां से लंब डाल दो, डाल दिया, लंब डाल दिया। लंब पड़ते ही यह एक त्रिभुज बना, जैसे मान लो यह यम पर आके मीट किया। और त्रिभुज कैसा है, समकोण। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का नियम लगता है, आपने सुना होगा। त्रिकोणमिति जितने लोग को पता होगा उनके हिसाब से चलेंगे तो हम यहां पर लिख सकते हैं साइन 60। ध्यान से देखिएगा, अगर आप 60 लेके चल रहे हो तो यह परपेंडिकुलर होगा, जिसको आप लंब कहेंगे। यह आपका कर्ण होगा, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और दिस पार्ट इज द बेस, बट यह फॉर दिस ट्रायंगल हम लिखेंगे साइन 60, जो कि लंब बटा कर्ण होता है, P/8 लिख सकते हैं। साइन 60 का मान √3/2 होता है, जो कि P/8 है। 2 चौके 8 हुआ, तो यह परपेंडिकुलर 4√3 हो गया। यह जो भुजा हुई वो 4√3 हो गई है, और पूरा आधार आपका 8 है। एरिया हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का नियम। आधार है 8 और ऊंचाई है 4√3, लिख लीजिए उत्तर होगा 32√3। जो समझदार हैं, जानकार हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक है। कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया था। उत्तर आपके इस प्रश्न का आ रहा है 32√3, कहीं है ऑप्शन में, डी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन। 32√3 बताने वाले एकदम कंफर्म कर लीजिए। मैंने कैसे बताया, मैंने कहा यह कोण 60 था, यहां से एक लंब डाला इस पर, क्योंकि सभी भुजाएं 8 बनकर आई थी, विकर्ण मिले नहीं थे हम लोगों को। मैंने tan sin 60 करा, उसके हिसाब से 4√3 आया, और यह 8 था। 8 गुणे 4√3। अगले पेपर पर आप दूसरा प्रश्न इसका जो है व्याख्या देख लीजिएगा, मैं पूरा ऐसे एक्सप्लेन करके आपको भेज दूंगा। कोशिश मैंने किया कि आप कई चीजों को जाने रहिए, त्रिकोणमिति के भी कुछ टर्म आपके दिमाग में हो कि साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन कॉस, इन सब के कुछ मान आपके दिमाग में होने चाहिए। आइए अगले प्रश्न पर। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण शेष दोनों कोणों के योग से कम हो तब वह त्रिभुज क्या है। अच्छा, इसको बताने के लिए मैं कुछ व्याख्या आपको त्रिभुज के लेके कर देता हूं। जनरली हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज आप कहते हैं सर जो 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनता है वही त्रिभुज होता है। हम सब इसको अच्छे से जानते हैं, जो 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनता है वही त्रिभुज होता है। जिसमें देखिए पहली चीज 3 शीर्ष बिंदु होते हैं। 3 शीर्ष बिंदु होते हैं, जैसे कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। दूसरा 3 कोण होंगे, कौन कौन से, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। 3 भुजा होंगी। अब कुछ बातें अगर मैं बता रहा हूं तो उसका कुछ रीजन है, ध्यान दीजिएगा। 3 भुजा होंगी, कौन कौन, ए बी हुई, बी सी हुई, ए सी हुई। इसके साथ साथ हमेशा उसके सभी कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होता है। एकदम बेसिक बातें। त्रिभुज बनता कैसे, हमेशा प्रश्न पूछा जाता है टीचिंग खास करके परीक्षाओं में। क्या हम सबकी मदद से त्रिभुज बना सकते हैं? नहीं। हम आपको कुछ भी भुजा दे दे, कुछ भी कोण दे दे और आपसे कह दूंगा मैं त्रिभुज बना दो, क्या संभव है? नहीं। त्रिभुज बनता कैसे है, उसके रीजन, उसके कारण क्या है, बनने के तरीका पहले देखिएगा। किसी भी त्रिभुज के बनने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है क्या, कि 2 भुजाओं का योग, ध्यान से देखिएगा मैं जो लिख रहा हूं, सभी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, तीसरी भुजा से बड़ा होगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा। एग्जाम्पल भी मैं देता हूं और पहले इसका तरीका देख लीजिए। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी
कोई भी पेयर बने, ऐसा मत सोचिए कि एक बड़ा नहीं एक छोटा, मतलब एक तो बड़ा है बाकी छोटे हैं तो काम चल जाएगा, नहीं, बड़ा ही बोला हूं, बराबर भी नहीं। ए बी प्लस बी सी बड़ा होना चाहिए ए सी से, बी सी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए ए बी से, ठीक है, और ए बी प्लस ए सी बड़ा होना चाहिए बी सी से। तरीका देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक त्रिभुज दे दूं, कह दो कि भैया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की मदद से एक त्रिभुज बना दो। क्या आप बना सकते हो? नहीं। कैसे? 1 और 2 क्या होता है? 3, जबकि यह इसके बराबर है, 3 3 के बराबर है, तो नो ट्रायंगल कैन बी फॉर्म, हम बना नहीं पाएंगे, त्रिभुज नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा कारण नोट करिएगा, सभी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। दो भुजाओं का अंतर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब इसमें सोचिए, जैसे मैंने योग के लिए बताया सेम टू सेम आप लिख सकते हो कि ए बी डिफरेंस बी सी लेस देन ए सी हो, बी सी डिफरेंस ए सी लेस देन ए बी हो, और ए बी डिफरेंस ए सी लेस देन बी सी हो। मतलब दो भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरे से छोटा। जैसे मैं एग्जांपल आपको दूं, मैंने आपसे कहा कि 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर की मदद से त्रिभुज क्या संभव है? तो देखिए कैसे आप चेक करें, चाहे जोड़ से चेक कर लें चाहे अंतर से। मैंने देखा कि 5 और 6 का जोड़ क्या होता है? 11, जो कि 7 से बड़ा है। 6 7 का जोड़ होता है 13, जो कि 5 से बड़ा है। 7 और 5 का जोड़ 12 होता है, जो 6 से बड़ा है। तो कन्फर्म एक त्रिभुज बन सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप लोग उत्तर दीजिएगा। 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। कोई मुझे बताए क्या त्रिभुज बन सकता है? योग से चेक करिए, अंतर से दोनों की परिस्थितियों को फॉलो करेगा। 20 8 28, चलो बड़ा है 25 से। 20 25 45 बड़ा है 8 से। बड़ा है क्या? 8 से। 25 8 33 होता है, जो कि बड़ा किससे है? 20 से। तो मतलब त्रिभुज बन सकता है। यस, बन सकता है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां होती हैं जब त्रिभुज आपका देखिए कैसे बनकर। अब जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, उसको भी कंफर्म कर लीजिए। तीसरा मैंने कहा 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। बताइए क्या त्रिभुज बनेगा? आपने पहले जोड़ा, 6 7 13 होता है, जो कि छोटा है 15 से। नो, ट्रायंगल नहीं बन सकता। अंतर के हिसाब से भी चलिए, 6 7 का अंतर तो चलो 1 है, 15 से छोटा है। 15 7 का अंतर 8 है, जो 6 से बड़ा है, तो त्रिभुज नहीं बन सकता है। ये तो चलिए एक बात हो गई कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। त्रिभुज के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे आपको पता होगा त्रिभुज कोणों के आधार पर भी निर्धारित किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं। न्यून कोणीय, जब सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हों। समकोणीय, जिसमें एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो। अधिक कोणीय, जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। भुजाओं के आधार पर भी बनते हैं। एक आपका समबाहु, जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, जिसमें दो ही भुजाएं बराबर हो। और विषम बाहु, जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो। इसके कई सारे रीजन होते हैं। अब जैसे जो प्रश्न है आपका क्या था, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दोनों कोणों के योग से कम है। कोई भी त्रिभुज होगा, अगर उसके सभी कोण, जैसे हम कोणों की बात करें ए बी सी, अगर कोणों की बात किया जाए किसी भी कोण को, शेष दोनों कोणों के योग से अगर कम होगा तो समकोणीय तो नहीं हो सकता। कैसे? समकोण में क्या होता है कि आप देखो, अगर एक कोण 90 है, जो दो कोणों के योग के बराबर भी होता है, दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। न्यून कोणीय बिल्कुल होगा न्यून कोणीय, क्योंकि दो कोणों के योग से कम केवल और केवल न्यून कोण संभव हो सकता है, जो कि 90 डिग्री से कम होता है। समकोण की स्थिति होती है कि उसमें किसी भी त्रिभुज में एक कोण ही समकोण हो सकता है, जिसका मतलब दो जो बचे कोण होते हैं उनके जोड़ के वो बराबर हो सकता है। अधिक कोणीय में भी त्रिभुज में केवल एक ही कोण अधिक हो सकता है, अधिक एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। न्यून कोणीय इस प्रश्न का हल होगा। आप किन्हीं भी दो कोणों को जोड़ करके उनके उससे देख करेंगे तो जो बचा कोण होगा उससे उनका अंतर क्या होगा। क्या लिखा है? किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दोनों कोणों के योग से कम है, तो वह त्रिभुज आपका क्या होता है? न्यून कोणीय होता है, जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे। समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए आपको यहां पर कंफर्म करना हुआ।
आपने क्लियर किया, मुझे लगता है कि आपको यह बातें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा 10वां, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर भी फैक्ट है। आस्था ने एक कार्डबोर्ड से त्रिभुज काटा। कार्डबोर्ड कोई पन्ना उठा लिया आस्था ने, उसमें से एक त्रिभुज बना लिया आस्था ने। ये देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बना लिया जिसका नाम मान लीजिए एबीसी है। उसने अपनी उंगली पर क्षैतिज रूप से, जैसे ऐसे होता ना कि जैसे कृष्ण भगवान ने वो नहीं किया था, पर्वत ऐसे रख लिया था, आप कोई पेज रख लीजिए ऐसे उंगली पर क्षैतिज रख करके, जैसे कभी आप लोग पतंग बनाते हैं या कोई ऐसा लेके, हम लोग बचपन में देखे होंगे कि ऐसे पन्ने का काट के ऐसे बना के ऐसे नचा सकते थे। ये तभी संभव था जब वह पॉइंट आपका एकदम मिड में स्थित होगा। आस्था ने एक त्रिभुज काटा और उसने अपनी उंगली पर क्षैतिज रूप से उस त्रिभुज को संतुलित करने का प्रयास किया, ऐसे कोशिश किया कि उस पर फिट हो जाए एग्जैक्टली। वह किस बिंदु पर किसी भी प्रकार का संतुलन बना पाएगी? यह तभी संभव हो जब वह एकदम मिड में स्थित हो पॉइंट। और मिड में कब स्थित होता मैं आपको समझाता हूं। कोई भी त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा किसी भी प्रकार का, चाहे वो समकोणीय हो, अधिक कोणीय हो, न्यून कोणीय हो, समबाहु हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु, किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा से विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाती है। मतलब यहां पर एडी क्या करी है, बीसी को दो बराबर भागों में विभाजित कर दी है, एडी माध्यिका है। ऐसे ही बीई माध्यिका है, बीई ने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, बीई माध्यिका है। ऐसे ही सीएफ, सीएफ भी माध्यिका है, सीएफ भी क्या है, माध्यिका, जो इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। किसी भी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा ही माध्यिका कहलाती है। ये सभी क्या है भैया, माध्यिका है, मीडियन जिसको कहते हैं, मीडियन। माध्यिकाओं का जो मिलान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड। इसको क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, सेंट्रॉइड। ये तभी संभव है जब आपने देखा कि जब हम एकदम बीच में अर्थात केंद्र पर स्थित होंगे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर या सेंट्रॉइड, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्टिंग ऑफ ऑल द मीडियंस। यह तभी संभव है जब हम सभी माध्यिकाओं को मिलान बिंदु करते हैं, मतलब मिलाते हैं। तो यह माध्यिकाओं के मिलान बिंदु से बनता है। आस्था अगर त्रिभुज काटेगी तो यहीं पर अपनी उंगली रख करके वह संतुलित करने का प्रयास कर सकती है, जिसको हम क्या कहेंगे, माध्यिका कहेंगे, माध्यिकाओं का मिलान बिंदु, सॉरी केंद्रक कहेंगे। तो आपके इस प्रश्न में अगर कहीं केंद्रक हो तो वही इस प्रश्न का उत्तर है। क्या है, सी ऑप्शन, केंद्रक। केंद्रक हो नहीं, लंब केंद्र नहीं होगा। लंब केंद्र होता है समकोणों के मिलान बिंदु से, लंब केंद्र डिफरेंट थिंग होता है, ठीक है। जो समकोण बनाने वाली जो भुजाएं होती हैं, दूरी की मिलाने वाली रेखा, वह जो है लंब केंद्र कहलाता है, उसको आर्थो सेंटर कहते हैं। बट माध्यिकाओं के मिलान बिंदु से केंद्रक बनता है। हाँ, केंद्रक कभी लंब केंद्र होता है तब जब वह त्रिभुज समबाहु हो, लेकिन ऑलवेज इट इज अ सेंट्रॉइड। अंग्रेजी में न्यूक्लियस भी बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं या केंद्रक बोलते हैं। यस, कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कंफर्म करिए, क्लियर हो रहा है। सेंट्रॉइड होगा, बिल्कुल हमेशा सेंट्रॉइड लगाइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा? पहले समझिए, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, या इसके या इसके या इसके, यह त्रिभुज आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। परिवृत्त क्या होता है, एक ऐसा वृत्त जो कि वृत्त बिंदु, प्रत्येक बिंदुओं को बाहर की तरफ मिले, इसको कहते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, अर्थात हिंदी में कहेंगे परिवृत्त। और एक वृत्त बनता है कहां पर, वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है, इसको कहते हैं इन सर्कल, इन सर्कल, इसको कहते हैं अंतःवृत्त। क्या कहेंगे, अंतःवृत्त। अभी क्योंकि यह समबाहु त्रिभुज, इसका केंद्र होगा। अगर हम केंद्र को ऐसे मिलाते हैं, यह त्रिभुज की ऊंचाई होगी, यह त्रिभुज की ऊंचाई होगी, और सेंटर से जो ए लेंथ होगी यह कैपिटल आर होगी। कैपिटल आर मतलब इसकी त्रिज्या, किसकी, परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको परिवृत्त की त्रिज्या कहेंगे। दूसरा, यह लेंथ जो होगी वह अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, एच बराबर आर प्लस आर होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है यच से संबंधित, तो आर बराबर जो होगा 2/3 यच का होता है, जबकि स्मॉल आर जो होगा 1/3 यच का होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है, त्रिज्याओं में याद रखिएगा, त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा 2:1 का होगा। किसी त्रिभुज के,
किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में 2:1 का अनुपात होगा। इसको भी पहले नोट करिएगा। पहले आप यहाँ पे क्षेत्रफलों का पूछा है ना, नहीं त्रिज्याओं का पूछा है, बढ़िया है, 2:1 का। हमेशा नोट करिएगा, किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं में अनुपात कितने का होगा? 2:1 का होता है। अगर 2:1 उनकी त्रिज्याओं में होता है तो उनके क्षेत्रफलों का भी अनुपात अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। यहां पर क्षेत्रफलों का अनुपात 2 का वर्ग मतलब 4:1 हो सकता है। जरूरत पड़ने पर यह भी आप बता लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर 2:1 होगा, जो आप लोग यहां पर ऑप्शन नंबर सी में प्राप्त कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन नोट करिएगा। ये आइए, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या, इसका तरीका समझिए। कोई भी बहुभुज है, बहुभुज किसको कहते हैं बताइए? बहुभुज कोई भी रेगुलर, कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब बहुभुज जो कि बंद आकृति होती है। क्या होती है? बंद आकृति। और बंद आकृति का मतलब एक ऐसी आकृति जिसके सभी शीर्ष बिंदु आपस में ज्वाइंट होते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से होती है? ट्रायंगल से। मतलब कम से कम किसी एक बंद आकृति को बनाने के लिए हमें त्रिभुज की आवश्यकता, मतलब 3 भुजाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए, यह बंद आकृति है, जबकि यह एक ओपन आकृति थी, यह भी एक ओपन आकृति थी। त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनेगा, पंचभुज बनेगा, खडभुज बनेगा, ठीक है, खडभुज बनेगा, सप्तभुज बनेगा। इस प्रकार से हम बहुभुज का निर्माण करते हैं। इसने कहा कि अगर बहुभुज में भी कोई एक रेखा किसी बहुभुज की विकर्ण कहलाती है, जो उनके शीर्ष बिंदुओं को मिलाती है, विपरीत शीर्ष बिंदुओं को मिलाती है। त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं बन सकता क्योंकि उसमें कोई विपरीत शीर्ष बिंदु नहीं होते हैं। किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है? विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स। जैसे अगर मान लो आप एक चतुर्भुज ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा तो कंफर्म होगा। चतुर्भुज में विकर्ण देखिए, ये 2 विकर्ण हो गए। पंचभुज की बात करिए, पंचभुज में देखिए विकर्ण, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको, तो 5 विकर्ण हो गए। इस तरह से विकर्ण देख करके काउंट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सूत्र होता है n × n-3 डिवाइड बाई 2। ये होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स अर्थात विकर्णों की संख्या। आप किसी में भी रखकर दिखा सकते हैं। जैसे कि आप चतुर्भुज में हैं तो 4 भुजाएं हैं, तो आप लिखिए 4, और 4 में से 3 निकला, 1/2 करेंगे 2 आया। पंचभुज में है 5, 5 - 3/2 करिए तो 2 2 से कटकर 5 आया। ऐसे कोई भी बहुभुज होगा उसके विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है n n - 3 डिवाइड बाई 2। अब इसने कहा एक बहुभुज में अगर 27 विकर्ण हैं तो इसके भुजाओं की संख्या बता दो। अगर कोई सूत्र से करेगा तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। हम इसका सॉल्यूशन हमेशा ऑप्शन से करते हैं। पहला ऑप्शन उठा लीजिए, 9। लिखिए फार्मूले पर, 9 × 9 - 3/2, तो 9 × 6/2 होगा, 2 3 6, 9 3 27। तो पहला ही ऑप्शन आपके इस प्रश्न का हल है। भुजाओं की संख्या 9 रहेगी जिसमें कुल 27 विकर्ण है। इसमें आपको किसी भी तरह से किसी सूत्र पर जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन रख करके देख लीजिए। 9 रखा इस फार्मूले पर तो 27 आ रहा, तो 9 ही हमारे इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक, कंफर्म हो गई बात है कि नहीं? किसी को प्रॉब्लम अगर हो तो बता दें। अगला देखिएगा, एक सम अष्टभुज, एक सम अष्टभुज, आप इसको समझिए, रेगुलर अष्टभुज, इसको हम रेगुलर ऑक्टागन कहते हैं। सम का मतलब है कि जैसे ऐसे बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं, सभी कोण बराबर हो आपस में सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, सभी कोण आपस में बराबर हो। जैसे त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज होता है, उसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब जैसे आप कुछ बातें यहां समझ लीजिए, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। एक हम पॉलीगन की बात कर रहे थे जिसके अभी विकर्णों को सोच रहे थे। पॉलीगन मतलब मैंने कहा बहुभुज, मैंने नाम भी बताया, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, खडभुज है, सप्तभुज है, मतलब 3 भुजा की, 4 भुजा की, 5 भुजा की, 6 भुजा की, 7 भुजा की, 8 भुजा की, n भुजाओं की आकृतियां बहुभुज है। याद रखिएगा, ये बंद आकृति होती है। क्या होती है? बंद आकृति होती है। एक तो यह रेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? रेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित, अर्थात इनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। दूसरा इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर अर्थात अनियमित, अर्थात जरूरी नहीं कि उनकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो। हमें कुछ चीजें याद रखनी होगी। जैसे कोई भी बहुभुज होगा, सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग,
कोई भी बहुभुज, जैसे त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ आपको पता है कि क्या होता है 180, उसका फार्मूला क्या है n इंटू, ध्यान से देखिएगा आप, इसके सूत्र कुछ होते हैं हमारे पास, उसको अप्लाई करिएगा, क्लियर हो जाएगा। n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री क्या होता है, किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ होता है। दूसरा, सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग। कोई भी बहुभुज होगा, 3 भुजा का, 4 भुजा का, 10 भुजा का, n भुजा का, उसके सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है, 360 होता है। ठीक है। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक आंतरिक, अब जैसे मान लो हमारे पास कभी कोई एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब समबहुभुज है, क्या है, समबहुभुज है। अगर हमें समबहुभुज दिया है, उसका हम प्रत्येक आंतरिक कोण आपको पता है बराबर ही होगा। जैसे मान लो अगर हमको कहा जाए कि कोई समबहुभुज है, उसका प्रत्येक आंतरिक क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके सभी कोण कितने बराबर होंगे, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री के बराबर होंगे, सब बराबर बराबर होगा, 180 को 3 भागों में बांट दो। तो इसका सूत्र हो गया n माइनस टू 180, मतलब योग कर दीजिए बटा n कर दीजिए। इसके साथ साथ एक चीज याद रखिएगा कि प्रत्येक आंतरिक प्लस प्रत्येक बाह्य हमेशा 180 अंश के बराबर होगा। कोई भी बहुभुज होगा, उसके प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है। अगर वह बहुभुज सम है, मतलब बराबर है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, वर्ग है, पेंटागन ऐसा है जिसमें सभी भुजाएं बराबर है, रेगुलर हेक्सागन है, ऐसा कोई फिगर है जिसमें सभी भुजाएं सभी कोण बराबर है, उसका अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो हम 360 को भुजाओं से डिवाइड कर दें। ठीक है, जितनी भुजाएं हैं उसको 360 से भाग कर दे, प्रत्येक बाह्य आ जाएगा। प्रत्येक आंतरिक निकाल सकते हैं, प्रत्येक बाह्य को प्रत्येक आंतरिक से जोड़ने पर, क्योंकि 180 होता है, तो हम अगर प्रत्येक बाह्य पता चल गया तो प्रत्येक आंतरिक को हम इजीली निकाल सकते हैं। एक दो एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एक दिया है हेक्सागन, खडभुज दिया है, खडभुज है, ध्यान से देखिए खडभुज में क्या होता है, ऐसे फिगर है, मैं आपसे पूछूं कि इसके सभी अंतःकोणों का योग क्या होगा, सभी अंतःकोणों का योग आप कितना बताओगे, आप कहोगे सर इसका रूल होता है n माइनस टू इंटू 180, n मतलब 6 माइनस 2 गुणे 180, 4 गुणे 180 बराबर कितना हो गया, 720 डिग्री। कितना हो गया, सभी अंतःकोणों का जोड़ 720 डिग्री हो गया। ये तो हो गया सभी अंतःकोणों का योग। सभी बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग बताइए कितना होगा, ये हमेशा 360 होता है। सभी बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है, हमेशा 360 होता है। प्रत्येक आंतरिक क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक इसका निकाल सकते हैं क्योंकि इसके प्रत्येक आंतरिक बराबर होंगे। प्रत्येक आंतरिक हो जाएगा 720 बटा 6 मतलब 120। प्रत्येक बाह्य क्या होगा, प्रत्येक बाह्य क्या होगा, 360 बटा 6 60 होगा। अब आपने नोटिस किया कि इनका जोड़ 180 है ना। ये सब जनरल चीजें हैं। अब जैसे मान लो हमारा जो प्रश्न था उस पे आइए, हमसे कहा एक सम अष्टभुज है अर्थात रेगुलर ऑक्टागन है, इसके प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होगा। एक चीज और इसमें इन्वॉल्व हो गई, रेडियन, वो भी मुझे बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप एक सम अष्टभुज सोचो और उसके सभी अंतःकोणों, पहले आप ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक आंतरिक पूछ रहा है, रेगुलर ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन है। हमें सबसे पहले प्रत्येक आंतरिक निकालने के लिए अगर प्रत्येक बाह्य पता चल जाए, प्रत्येक बाह्य क्या होगा इसका बताइए, प्रत्येक बाह्य कोण होगा 360 बटा 8। आप बोलो क्यों, क्योंकि सभी बाह्य कोणों का जोड़ 360 होता है, कुल भुजाएं 8 है, तो प्रत्येक बाह्य 8 चौके 32, 8 पंचे 40, प्रत्येक बाह्य पता चल गया। प्रत्येक आंतरिक बताइए क्या होगा, प्रत्येक आंतरिक 180 से 45 घटा दीजिए, कितना होता है बताइए, 135 डिग्री। अब कंफ्यूजन यह है कि हमें प्रत्येक आंतरिक तो पता चल गया, लेकिन इसको हमें रेडियन में लिखना है। क्लास में मैंने इन चीजों को बताया और याद करी, पिछली क्लास में मैंने इसको समझाया था कि हम कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाते हैं, उसको समझिए। कोई कोण अगर हमें डिग्री में दिया है,
और मुझे उसको रेडियन में लिखना है, तो इसको कैसे लिखते हैं? आपको बताया था मैंने कि 180 डिग्री जो होता है 1 रेडियन के बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई बटा 180 रेडियन हो जाता है। अर्थात डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे पाई बटा 180 से गुणा करना होगा। तो आपको अगर इसको रेडियन में लिखना है तो 135 सही है, इसको पाई बटा 180 से गुणा कर दीजिए। 45 तिया होता है, 45 चौके होता है, 3/4 पाई हो जाएगा प्रत्येक आंतरिक कोण 3/4 पाई हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि अगर हमें इसमें प्रत्येक बाह्य कोण का, प्रत्येक आंतरिक कोण को रेडियन में लिखना था तो मैंने सबसे पहले प्रत्येक बाह्य निकाला, प्रत्येक आंतरिक निकाला, उसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट किया, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया। कितने लोग सहमत हैं? कंफर्म हो गया होगा, आपको प्रश्न क्लियर हो गया होगा। जरूर आप लोग नोट करते जाइए, प्रॉपरली इसको लिखते चले जाइए एक एक चीज को। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है एक समलम चतुर्भुज का। एक समलम चतुर्भुज जिसको आप ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम ध्यान से देखिए क्या होता है। एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो भुजाएं तो समांतर होती हैं और बाकी दो भुजाएं आपकी क्या होती, असमांतर होती। इसको ट्रेपीजियम अर्थात समलम चतुर्भुज कहते हैं। इसका हमें एरिया दिया है। मान लो इसकी समांतर भुजाएं, एक x है दूसरी y है, दोनों के बीच एक सर्टेन दूरी होती है। इसका जो रूल होता है एरिया का, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू उनके बीच की दूरी। ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। किसी भी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग बटा उनके बीच की दूरी। अब आपके इस प्रश्न में ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल पता है जो कि 18 दिया है, इसकी ऊंचाई पता है और आधार मतलब ऊंचाई और आधार पता है। ऊंचाई 3 दिया है, आधार 5 दिया है। तो दूसरी जो आधार की समांतर भुजा है, दूसरी भुजा, उसका मान हमको बताना है। 1/2 लिख दूं, एक भुजा हमको 5 पता है, दूसरी नहीं पता है, गुणे हमने ऊंचाई कितना कर दिया, 3 कर दिया। क्योंकि इसने देखिए साफ साफ पहले किसका जिक्र किया था, ऊंचाई का, इसलिए पहली वैल्यू को हम ऊंचाई मानेंगे। अब इसका उपयोग करते हुए हमने प्रश्न को हल किया, दूसरी भुजा हमको कंफर्म हो जाएगी। देखिए 3 छंगे 18 होता है, 6 दूना 12 होता है, 12 बराबर 5 प्लस y हो गया, तो y बराबर 7 हो जाएगा। अर्थात दूसरी समांतर भुजा आपकी कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। आपके इस प्रश्न का हल 7 हो गया, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन हो जाएगा। कितने लोग कंफर्म कर रहे हैं इस प्रश्न का हल, क्लियर बता दीजिए। तो राइट सोल्यूशन 14वें प्रश्न का कितना हो गया है, 7 सेंटीमीटर है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए इसका प्रश्न देखिए बढ़िया सा दिया हुआ है। एक त्रिभुज एबीसी है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। त्रिभुज एक एबीसी है, ये देखिए त्रिभुज का नाम क्या है, एबीसी। अच्छे से क्लियर करते इसको। कहा है कि भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो एसी है वह एबी के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। अगर एबी को आप n ले लो तो एसी आपका क्या हो जाएगा, 2n प्लस 4 लिखा है ना। भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुना से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, मैंने कर दिया। भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, तो यह हो जाएगा 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है। परिमाप दिया है 60, तो इसका क्षेत्रफल हमको बताना है। एक बात मुझे आप लोग बताइए, और जो मैं पूछूंगा क्लियर करिएगा। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़ होता है। किसी भी त्रिभुज में, किसी भी फिगर में परिमाप हमेशा सभी भुजाओं का जोड़ होता है। जोड़िए सबको, n 3n 4 4 to 6n 6n -4 + 4 खत्म हो गया। परिमाप 60 है, बराबर 6n हो गया, तो n बराबर 10 हो गया। अगर n 10 है तो यह भुजा आपकी 10 हो गई। 10 दूना 20 4 24 हो गई। 10 तिया 30 में से 4 निकला 26 हो गई। कोई मुझे बताए, अगर याद हो आपको, एक भुजा 10 है, दूसरी भुजा 24 है, तीसरी भुजा 26 है। इस भुजाओं को देखकर क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। यह त्रिभुज कैसा बनेगा, क्योंकि ये जो भुजाएं दी गई हैं आप नोटिस करिए, तो 10 का वर्ग 100 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है, 26 का 676 होता है। तो यह एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं जो कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जनरेट कर रही है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। आपको अगर कभी कोई त्रिभुज समकोण दिया है
तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे दोनों भुजाएं जो हमारे पास लंब और आधार की तरह होती है, मतलब कर्ण को छोड़कर उनके, मतलब उसको एक आधार मान लो, दूसरे को ऊंचाई, 10 गुणे 24 कर दीजिए। 2 पंचे 10 होता है, 24 पंचे 120 होगा। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। त्रिभुज कैसा था? राइट एंगल ट्रायंगल था, अर्थात यह समकोण त्रिभुज था। हमने समकोण के बिहाफ पर इस प्रश्न का हल कर डाला है। 120 करेक्ट आंसर आ रहा है। यस, अगला देखिएगा। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। इस प्रश्न को भी ध्यान से देखिए, इसी टाइप का यहां पर स्ट्रक्चर है। कहा क्या है, अब आप इसमें आधार और ऊंचाई बोल रहा है तो समकोण त्रिभुज कन्फर्म है। एक त्रिभुज के आधार की जो लंबाई है, मतलब दिस वन, ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है। और आगे पढ़िए, इसका क्षेत्रफल 104 है। अब देखो, आधार जो है ऊंचाई से 3 कम है, अगर ऊंचाई h है तो आधार h माइनस 3 है। एरिया क्या होता है? एरिया होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, मतलब h गुणे h माइनस 3। इसकी जगह आप लिख दो 104। अगर कोई इसको सोचकर करने जाएगा ना, तो मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वह पाइथागोरस में ही परेशान हो जाएगा। आपको इसको सोचकर नहीं करना है, आपको ऑप्शन पर ओरिएंटेड होना है ऐसे प्रश्नों को देखकर। इसके आधार की लंबाई पूछा है, आधार पूछा है, तो इसने हमसे कहा था जो आधार है ऊंचाई से 3 कम है, मतलब अगर आप आधार 12 मानोगे तो ऊंचाई 15 हो जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे 12 गुणे 15 होगा। तो जो आप देखो 15 छक्के 90 आएगा, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। अगर हम 13 लेंगे, किसको? आधार को, तो ऊंचाई क्या होगी? 16 होगी। रूल क्या होगा? 1/2 गुणे 13 गुणे 16, 2 अठे 16, 13 अठे 104, ये तो बराबर हो गया। 104 के देखो बराबर हो गया, तो आधार इसका 13 हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। 13 कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको सूत्र भी नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन का सहारा ले लेना है। मैंने कैसे किया? क्योंकि इसने कहा था कि हमसे आधार बता दो क्या है। आधार अगर आप 13 मानोगे तो कंफर्म या 16 होगा। एरिया क्या होता है? 1/2 गुणे 16 गुणे 13, आधार गुणे ऊंचाई, 2 अठे 16, 13 अठे 104, क्या इसके बराबर है? हाँ है। तो हम 13 मान लेंगे, राइट सोल्यूशन हमारा हो गया। हम क्यों इधर उधर में उलझे, हम प्रश्नों में कंफ्यूज ना हो, हम डायरेक्ट हमने बी ऑप्शन लगा दिया। 12 नहीं काम किया, 13 से चेक किया, 13 को देखा तो कंफर्म आंसर आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर आपका 13 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है। याद रखिए, कभी कभी आपसे केवल यही पूछ लेगा समबाहु त्रिभुज के बारे में। क्या पूछ लेगा? सुनिए, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें हमसे क्षेत्रफल ही पूछ लेता है कि एरिया क्या होगा। एरिया का सूत्र नोट करिए, √3/4 a वर्ग। एक चीज हमसे और पूछ लेता है, ऊंचाई क्या होगी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्योंकि बराबर होती है हर जगह पर। ऊंचाई हो जाती है √3/2 इंटू a। दो चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हमको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप क्या हो जाएगा बताइए? 3 गुणे भुजा हो जाएगा ना। तो भुजा कन्फर्म हो तब तो हम कर पाए। चलिए समझने की कोशिश करिएगा। हम इसमें क्या करेंगे, हमको एरिया पता है, एरिया पता है 110.24 √3। एरिया का सूत्र क्या होता है? √3/4 a वर्ग बराबर 10.24 गुणे √3। तो √3 से खत्म हो जाएगा। a वर्ग कितना होगा पता है? 10.24 गुणे 4। a बराबर क्या होगा? इसका वर्गमूल 10.24 गुणे 4, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा, और 10.24, 1024 किसका वर्गमूल होता है बताएं? 1024 का वर्गमूल क्या होता है? 1024 किसका वर्ग होता है? 32 का। कितने का? 32 का। 2 अंक पे दशमलव लगा है, 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक पे दशमलव लगाइए। तो इसका मान हो जाएगा बताइए कितना? 3.2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4, 2 3, 6.4 हो गया भुजाएं। इसकी सभी भुजाएं 6.4 हो गई। अब हमसे भैया क्या पूछा है? परिमाप। तो परिमाप के लिए मैंने कहा क्या कर डालिए, परिमाप के लिए 3 गुणे 6.4 कर दीजिए। 3 चौके 12, 3 छंग 18, 19, 19.2 आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 19.2। क्लियर हो गई बातें? आपने नोटिस किया कि हमको क्षेत्रफल दिया था, सूत्र पे गए, हमने भुजा निकाली, और भुजा निकालने के लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि 10.4 गुणे आप 4 बन रहा है, तो 4 का वर्गमूल 2, और 10.24 बेसिकली 1024 है, जो कि 32 का वर्ग होता है। तो 32 में 1 अंक पे दशमलव लगाएं, क्योंकि इसमें 2 पे लगा है। जब भी कभी दशमलव पूर्ण वर्ग में 2 अंक पे लगा हो
तो 1 अंक पे लगाते हैं, 4 अंक पे लगा हो तो 2 पे लगाते हैं, 6 पे लगा हो तो 3 पे लगाते हैं, मतलब 2 से भाग दे के लगाते हैं। 32 में 3.2 गुणे 2 करिए 6.4 प्रत्येक भुजाएं आई। हमें परिमाप करना है तो परिमाप मतलब 3 गुणे भुजा होगा, तो 3 गुणे भुजा करिए तो 19.2 राइट सोल्यूशन। 17वां, आगे देखिए, ये बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, इसको करिए। कभी भी कोई समरूप त्रिभुज होगा, क्या होगा, मैंने अभी समरूप के बारे में स्टार्टिंग में चर्चा किया था, थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। कभी भी कोई दो त्रिभुज अगर आपके समरूप हैं, ध्यान से देखिएगा, समरूप है, मान लो यह ABC है, दूसरा PQR है। अगर मैंने कहा कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है, तो आपको पता है भुजाएं समानुपाती होती हैं। भुजाएं समानुपाती होती हैं अर्थात मैं लिख सकता हूं कि AB बटा PQ बराबर BC बटा QR बराबर AC बटा PR। ये भुजाओं के समानुपाती का रिप्रेजेंटेशन हो गया। कभी भी दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती होती हैं और दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हमेशा उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। AB बटा PQ का होल वर्ग बराबर BC बटा QR का होल वर्ग बराबर AC बटा PR का होल वर्ग। ये तो हो गया भुजाओं के साथ संबंध। इसी समय अगर मान लो इसका परिमाप हमें P1 पता हो और इसका परिमाप P2 पता हो, तब भी जो इनके एरियाज का संबंध होगा ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR उनके परिमापों के भी वर्गों के योग के बराबर होगा, अर्थात P1 बटा P2 के होल वर्ग के बराबर होगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, उनकी माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, उनके परिमापों के भी वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। अब जैसे जो प्रश्न दिया है हम लोगों को, क्या दोनों त्रिभुजों के परिमाप दिए हैं, त्रिभुज हमारे पास एक ABC है और समरूप है त्रिभुज PQR के, इनके परिमाप हमको दिए हैं P1 72 और P2 43.2। हमको इनके एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। एरियाज का रेशियो फाइंड करने के लिए मैं कैसे करूंगा, सुनिएगा ध्यान से। पहले तो भैया इन दोनों को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, इसका सेंस होगा कि 72 का वर्ग अनुपाते 43.2 का वर्ग। थोड़ा सा 72 और 43.2 को मैंने शुरू में करके आइए, ये 72 है और 43.2 है, दशमलव यहां लगा है तो आप अगर दशमलव हटाएंगे ना तो यहां शून्य बढ़ा दीजिए। अब काटिए, 12 छंग 72, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छंग 72, 6 दहम में 60, 6 छाके 36, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 5 और 3 का अनुपात होगा। तो 5 3 का है तो हम क्या लिख सकते हैं बताइए, यहां पर हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग अनुपाते 3 का वर्ग, अर्थात 25 अनुपाते 9 होगा, 25 अनुपाते 9 होगा। बात समझ में आई कि नहीं, कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत है किसी को, कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऐसे चल रहा है? राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना हो गया, 25 अनुपाते 9। देखो कोशिश मेरी है कि हम ज्यादा प्रश्न करा दें, अच्छे करा दें, ऐसे करा दें जो आपके लिए उपयोगी हो, और आपकी सिंसियरिटी, आपकी रेगुलरिटी, आपका कमिटमेंट यहाँ पे दिखाएगा कि हम कितना कर सकते हैं कितना नहीं। बाकी आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करिए, इट्स इंपॉर्टेंट। 18वें प्रश्न का उत्तर 25 अनुपाते 9 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कोई त्रिभुज है, मुझे आप लोग सोच कर बताइएगा, लंबाई का अनुपात 3 4 और 5 है। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की जो लंबाइयां हैं, हाँ, उनका जो अनुपात दिया है 3 4 5 का दिया है। तीनों भुजाओं में से त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा के बीच 3.6 का अंतर है। हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बता दो। त्रिभुज की भुजाएं अगर मान लो हम ABC मान लेते हैं, 3 4 5 है। एक बात मुझे आप लोग बता दीजिए, 3 4 5 की अनुपात में अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज हम कैसा इसको सोच सकते हैं, मतलब व्हाट्स द काइंड ऑफ द ट्रायंगल, यह त्रिभुज कैसा है, प्लीज बताओ। यह त्रिभुज याद रखिएगा, यह एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसे? क्योंकि ये लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो करेंगे। 5 का वर्ग जो होगा
3 के वर्ग और 4 के वर्ग के योग के बराबर होगा। पाइथागोरस के नियम को फॉलो करेंगे। कहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजाओं का अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर देखो कितना है, 2 का। तो 2 बराबर 3.6 दिया है, 1 बराबर 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 बराबर क्या हो गया, 1.8। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम कर्ण की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम लिखते हैं 1/2 गुणे जो हमारे पास 3 से संबंधित है, 3 गुणे, क्योंकि यह भुजा कितनी हो जाएगी, 3 गुणे 1.8, और यह भुजा कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 1.8। तो मैं लिखूंगा 3 गुणे 1.8 गुणे 4 गुणे 1.8, यह क्षेत्रफल होगा। याद रखिएगा भुजाओं को निकालने का तरीका, क्योंकि भुजाओं का अनुपात दिया था, ना कि भुजाएं दी गई थी। अब आप इसकी वर्किंग करिए, कितना हो गया, 2 से काट दीजिए जो कट जाए, जैसे कट रहा है, ठीक है। 3 दूना 6 हो गया, 18 का वर्ग करिए, 324 होता है ना, 3.24, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14 की 4 हासिल, 1 क्षेत्री का 18 1 19, 19.44, पहला ऑप्शन 19.44 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इसको निर्धारित किया। जैसे देखो भुजाओं में अनुपात दिया था, दिमाग में चल ही गया समकोण है, चलो एक तरफ से तो कंफर्म हो गया। जब क्षेत्रफल निकालना होगा तो इन दोनों का उपयोग करेंगे, 5 का उपयोग नहीं करेंगे। बड़ी और छोटे का अंतर 2.8 था, तो अनुपातिक वैल्यू अगर हम प्रोपोर्शनल चलेंगे तो एक मान 1.8 हो जाएगा, अर्थात यह भुजा 3 गुणे 1.8 होगी और 4 वाली 4 गुणे 1.8 होगी। दोनों को उठा के इस फार्मूले पर रख दीजिए, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई पर, तो हमारे प्रश्न का हल हमको क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वर्गाकार भूखंड है, सुनते जाइए, वर्ग है मतलब इस प्रकार का एक वर्ग है, वर्गाकार भूखंड। वर्गाकार भूखंड मतलब सभी भुजाएं बराबर, का परिमाप, इसका जो पेरीमीटर है 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। ये देखो, इसका परिमाप अगर P1 है और इसका परिमाप 35 और 15 अर्थात P2 बराबर 50 है, दोनों परिमाप बराबर है, अर्थात P1 बराबर भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसने कहा वर्गाकार जो भूखंड का परिमाप होगा इस आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो P1 बराबर 50 है। समझ में एक कोशिश हो गई। वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, कैसे करेंगे। हमारे पास देखो ध्यान से, हमसे कहा वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। कितना आसान सा प्रश्न है। हम लिख सकते हैं कितना बताइए, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर जैसे हम सबको पता है किसका परिमाप क्या होता, सॉरी हम इसका परिमाप 50 लिखे हैं 2 गुणे 35 प्लस 15 होगा भाई, तो 2 गुणे क्या होगा, 2 गुणे 50 होगा अर्थात 100 होगा। अब बताओ कहाँ दिमाग गया, 100 होगा। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 4 गुणे भुजा होती है, बराबर 100 है, तो प्रत्येक भुजा इसकी क्या हो जाएगी 100/4 अर्थात 25 हो जाएगी। तो सब 25 हो गए, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, सभी की सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 25 हो जाएंगी, सभी भुजाएं क्या हो गई 25। क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, एक समबाहु त्रिभुज के पार्क का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज के पार्क का क्षेत्रफल 18 मीटर, 80 मीटर और 82 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5/5√3 गुना है, ठीक है। तो आप देखो आपके पास दो स्थिति है, एक समबाहु त्रिभुज है, जो इसका एरिया है ना वह क्या है, एक ऐसा त्रिभुज और हमारे पास है जिसकी भुजाएं क्या क्या है 18, 80 और 82। इसके एरिया का, पहले तो इसका एरिया A2 है और इसका एरिया मान लो A1 है। पूरी बात सुनिएगा, एक समबाहु त्रिभुज, हाँ इसमें कंफर्म है किसकी सभी भुजाएं क्या है बराबर है। खूब ध्यान से देखिए भाई, सुनेंगे तो सब चीजें समझ में आती रहेंगी। एक समबाहु त्रिभुज का जो ये पार्क का जो क्षेत्रफल है 18, 80 और 82 की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के क्षेत्रफल का 5√3 गुना है। त्रिकोणीय पार्क का, पार्क की भुजा मतलब इसकी भुजाएं हमको बतानी है, इसकी भुजाएं आपको बतानी है। हाँ चलिए आप समझने की कोशिश करिए कैसे किया जाएगा। आप अगर इस त्रिभुज को सोच रहे हैं ABC को, मुझे एक बार थोड़ा सा सोच कर बताइए, अगर भुजाएं 18 हैं, 80 हैं और 82 हैं तो यह त्रिभुज कैसा है, यह त्रिभुज कैसा है। 18 का वर्ग 324 होता है, 80 का 8 8 64, 6400 होगा, जोड़िए तो ए हो जाएगा 64 3 6724,
6724 जो कि 82 का वर्ग होता है, आप चेक कर लीजिए। मतलब यह भी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण है। 82 का वर्ग 6724 होगा। यह एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुणे, अब क्योंकि यह आपका कर्ण हो जाएगा तो बची भुजाएं ही उपयोग में लाई जाएंगी। यह 90 डिग्री बनाएगा। 18 गुणे कितना हो गया? 80। 40 हो गया, 18 चौके 72, ठीक है, 7200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल। अब हमारा जो ए वाला त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? इसका क्षेत्रफल होगा A1 बराबर 5√3 गुणे 7200। एक बार कंफर्म करिए, 1/2 गुणे 18 गुणे 40 80, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करिए 40, 18 चौके 72 कंफर्म है। यह इसका क्षेत्रफल हो गया। हमको क्या निकालनी है? भुजाएं निकालनी है। भुजाओं के लिए आप सोचिए रूल क्या होता है? √3/4 a वर्ग बराबर क्या है? 5√3 गुणे 7200। पहले तो भैया √3 जाए। अब मेरे पास क्या बनेगा? ध्यान से देखना, a बराबर 5 गुणे 7200 गुणे कितना है? 4 है। 7200 गुणे 4 है। अब आप इसको सोचिए, इसको अप्लाई करिए। अगर सोचिए 5 चौके 20, और अगर हम सोचें तो 20 गुणे कितना है? 7200 है। 2 जीरो कितना? 3 जीरो हो जाएगा आपका। कितना हो जा रहा है? एक सेकेंड, 4 से गुणा करना है ना। 5 चौके 20, 720 हो रहा है। सॉरी, 7200 नहीं हो रहा है, 18 चौके 720 हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। हाँ ठीक है, 720 होगा। इसको 720 लेकर चलिए, सही बात है। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, तभी तो 5 गुणे 720 गुणे 4, तो 5 चौके 20 गुणे आपका 720 हो गया। 2 जीरो बढ़ गया, 17 72 दूना 144 हो गया। तो 12 गुणे 10 हो जाएगा, अर्थात 120 हो जाएंगी। सभी भुजाएं आपकी 120 हो जाएंगी। 12 बराबर में 144 होता है और 120 राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का हो जाएगा। यस, 720 होगा, सही बात है। इस प्रश्न का उत्तर आपका कितना हो गया? आप नोटिस करिए, क्योंकि इसने पूछा त्रिकोणीय पार्क की भुजा क्या होगी, यहां पर गुणा करने पर 720 आ रहा है। हमने कहा कि जो हमारा क्षेत्रफल है वह क्या होगा? 5√3 इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 5√3 गुणे 720 कर दीजिए, तो √3 से कटा। 5 चौके 20 गुणे 72, 720 करिए, 14,400 आया, जो कि 120 का वर्ग होगा। तो 120 इसकी सभी भुजाएं हो जाएंगी, जो कि 21वें ऑप्शन में, आपको 21वें प्रश्न में दिया गया है। किस ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आगे चलिए, आगे इसको पढ़िए। एक अर्धवृत्त का परिमाप 108 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त कैसे बनेगा? ऐसे। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका सेंटर है, मान लो रेडियस है, और यह आपका, क्योंकि जब यह कंप्लीट सर्कल होता है तो इसका जो परिधि होती है, वाली भाग, वह आपकी 2πr होती है। और जब अर्धवृत्त बनाते हैं तो हम यहां से काट देते हैं ऐसे, और यह भाग आपका कितना हो जाएगा? πr। लेकिन यह भी इनक्लोजर होता है, जुड़ा होता है, तो इसका परिमाप होता है πr + 2r, अर्थात r कॉमन कर लूं तो पाई + 2 हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप 108 दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। उसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले परिमाप इसका बताओ कितना दिया है? 108। चलिए इसको हटा देता हूं और वर्किंग करके आपको दिखाता हूं। चलिए, हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारे पास है r 22/7, देखो पाई का मान, +2 बराबर 108। तो r करिए, 7 दूना 14, 36/7 बराबर 108। 36 3 बार होगा, r बराबर 21, अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर हो गई। हमें निकालना क्या है? क्षेत्रफल। इसका एरिया क्या होगा? किसी सर्कल का एरिया क्या होता है? सर्कल का एरिया होता है πr², बट इसका एरिया होगा πr²/2। पाई का मान क्या है? 22/7। r² मतलब 21 गुणे 21, बटा आपको क्या करना पड़ेगा? 2। क्यों करना पड़ेगा? आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आधा है। 2 11 बार 22 होता है, 7 त्रिक 21 होता है। 21 तिया 63 हो गया, 63 को 11 से गुणा करिए, 11 तिया 33, 11 के 6 के 66, 3 69, 693 आ जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा? 693 होगा। पूरे सर्कल का नहीं पूछा, केवल अर्धवृत्त का पूछा है। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 693। इस प्रश्न का करेक्ट हल है 693। चलिए 22वां हो गया।
23वां देखिए, एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने है। कभी कभी आपको सर्कल ऐसे देता है, ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न को समझिए, इस कॉन्सेप्ट को। सर्कल है मान लीजिए, सर्कल में सतह पर मान लो दो बिंदु हैं। हाँ, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। सेंटर है, दोनों जाकर सेंटर पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। दोनों सर्कल पर एक कोण, यहां पर सेंटर पर एक कोण बना रहे हैं। जैसे अभी मान लो हमने अर्धवृत्त की बात की थी, अर्धवृत्त भी तो ऐसे ही बना था। ऐसे सोचो या ऐसे सोचिए, ऐसे ऐसे पूरा सर्कल रहा होगा, उसका इतना भाग और इतना भाग। ये लोग सेंटर पर कितना कोण बनाते हैं? 180, और कंप्लीट जो कोण होता है वो 360 होता है। तो हम अगर एरिया सोचते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, बट कितना भाग? 180 बटा 360, अर्थात आधा भाग। इसलिए लिखा है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। जब सेंटर पर जितना कोण बनता है, सोचा जाता है कंप्लीट का कितना है, तो कंप्लीट हमेशा 360 होता है। तो इस समय का जो एरिया होता है सेक्टर का एरिया है, तो सेक्टर का एरिया जो होगा वह हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसको हम लोग जनरली कह देते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये हो जाता है किसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, यस। हाँ, अब आप जैसे इस प्रश्न को समझिए, यहां पर कहा है कि हमारे सामने स्थिति क्या है, ए है और बी है। ये दोनों यहां पर 120 डिग्री बनाए हुए हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया गया है। हमसे इस सैडेड पार्ट का क्षेत्रफल बताने को कहा गया है। तो सैडेड पार्ट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सुनिए। वही तरीका है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग, गुणे थीटा, थीटा मतलब 120 बटा 360, सैडेड भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। यस यस, देखिए सुरजीत ने कहा सर एक बार सब जोर से बोलो जय केवीएस। क्या बात है, तो जय केवीएस बोलेंगे तो सही होगा। हाँ, जय केवीएस नहीं, जो पढ़ाया जा रहा है उसी जय, उसी पे जय लगाइए सब लोग। अनुपमा जी कह रही सर मेरे घर के पीछे साउंड लगा, मतलब शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो भाई इस समय जो है गाना बजाना तो होगा ही होगा। हम गाना बजाना सोचेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप देखो प्रश्न सारे स्टैंडर्ड हैं। मैं चाहता तो हल्के हल्के क्वेश्चंस रख करके, कॉन्सेप्ट रख करके आपको दिखाता। मेरी कोशिश है कि आज आपको जेन्युइन वो चीज़ें दिखें जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, इंपॉर्टेंट हो। इन सब चीज़ों में मुझे पता है कि आप जो है कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, जल्दी चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन सिंसियरली अगर आप देखते जाएंगे तो आप लोग सब आराम से कर लेंगे। यस, चलिए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, थक नहीं गए हैं, ऐसी बात नहीं है। यस यस, चलिए बताइए। तो हो जाएगा पाई का मतलब कितना है, 22/7 गुणे 4 हो जाएगा, और 120 एक्के 120, 120 तिया 60 होता है, 1/3 हो जाएगा। तो 22 चौके 88 हो गया बटा 21 है, 21 तिया 63 होता है, 21 दूना 42, 22 चौके 88। हाँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, यही तो है ना। तो कितना दिया, 120 डिग्री दिया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगभग क्या पूछा हम लोगों से, बताना है हम लोगों को। जी, चलिए बताइए आप लोग कितना हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो भैया 16 आएगा। ये थोड़ा सोचो, ये 2 नहीं है 4 है, तो 4 का वर्ग कितना होगा, 16 होगा। तो ए आंसर इसीलिए देखो अभी गलत लग रहा था। 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35 बटा कितना होगा, 21। 21 एक्के 21 होगा, 21 14 5, और 21 एक गया है, तो मेरे ख्याल से अब कितना जा रहा है बताइए। यहाँ पर हाँ सही है, 21 एक्के 21, और 21 14 35 42, तो 21 छक्के कितना होता है, 6 के 6, 6 दूना 12, 8 एक्के 8, 8 दूना 16, तो नहीं, तो आपका कितना जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 बार जाएगा, 16 दशमलव कितना हो जाएगा, 75। तो राइट सोल्यूशन इस समय कितना हो जाएगा, 16.75, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है। यस, 16.75 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। यह इस सैडेड भाग का क्षेत्रफल होगा जो आप लोग देख रहे हैं। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का विकर्ण। अब देखो एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, इसको जितने लोग कर लें समझ लो कि पूरा समझ लिए। एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। सुनते जाइएगा,
एक वर्ग का विकर्ण, तो पहले एक वर्ग है मेरे पास, एक क्या है, वर्ग है। अब वर्ग की अपनी एक कोई सर्टेन भुजा होगी, एक समबाहु त्रिभुज भी है, समबाहु त्रिभुज की भी अपनी कोई भुजा होगी, दो फिगर हैं। वर्ग का जो विकर्ण है समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अगर हम लोग वर्ग की सभी भुजाएं मान लो यक्स ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं, तो इसका विकर्ण क्या होता है, हमेशा याद रखिए कि विकर्ण हमेशा √2 इंटू भुजा होता है। यक्स √2 लिख देते हैं, या जो आप समझिए, कभी भी किसी भी वर्ग का, कभी भी किसी वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 इंटू भुजा होता है। समझ रहे हैं? मैंने कहा किसी वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। मान लो इसकी सभी भुजाएं y हैं, तो हम लिख सकते हैं यहां पर y बराबर √2 इंटू एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब आगे चलिएगा, तो हमसे समबाहु त्रिभुज का अच्छा वर्ग का क्षेत्रफल हमको दिया है, अर्थात x वर्ग बराबर 15√3 दिया है। क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी वर्ग का? एक्स स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग होता है क्षेत्रफल। हम लोगों से कहा है जो इसका विकर्ण है इसकी भुजा के बराबर है। अगर हम लोग यहां से देख रहे थे कि अगर हम x का मान निकाले तो कितना होगा बताइए, y/√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पूछा क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 a वर्ग, मतलब भुजाओं का वर्ग, ये होगा। तो चलिए आप इसको लाके x की जगह पे पुट कर दीजिए। x की जगह पर इसको पुट करेंगे तो हो जाएगा y/√2 का होल वर्ग बराबर 15√3, अर्थात मैं लिख सकता हूं y² बराबर 15√3, अर्थात y वर्ग बराबर 15 दूना 30√3। इसी y वर्ग की जरूरत यहां पर है। आप देखिए क्या हो जाएगा, √3/4 जो हमको पता करना है, y वर्ग की जगह पर 30√3 रख दीजिए, 4 सते 28 होगा, 7.5 √3 3 हो जाएगा, तो 7.5 गुणे 3, 3 पचे 15, 3 सते 21, 22, कितना आ रहा है? 22.5 मतलब 45/2, 45/2। ए डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल हो गया, डी ऑप्शन। एक बात ध्यान से सुनिए कैसे कैसे किया, जिसको समझ में आ जाए जरूर बता दे। मुझसे कहा था एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है। वर्ग की भुजा अगर हमने x माना तो इसका विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू भुजा। एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं अगर हमने y माना तो y बराबर √2 इंटू एक्स हो गया, x बराबर y/√2 हो गया। इसको रखे रहिए ऐसे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, वर्ग की भुजा अगर x है तो क्षेत्रफल होगा x वर्ग जो कि 15√3 है। अब आप एक काम करो, क्योंकि हमसे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है जिसका फार्मूला ये होता है, अगर भुजा आपने y लिया है तो आप कोशिश करो जैसे यहां से x का मान निकालो y के टर्म में जो y/√2 है, लाके यहां पे पुट कर दीजिए x की जगह पर। तो x की जगह पर अगर लिखा y/√2 तो इसका होल वर्ग होगा 15√3। अब इसको लिख सकते हैं y² और √2 का वर्ग 2 बराबर 15√3, y वर्ग बराबर 15 दूना 30√3 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a वर्ग, तो √3/4 a वर्ग मतलब भुजा का वर्ग जो कि 30√3 था। हल करने पर आपका आ रहा है 22.5 जो कि 45/2 होगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। 25 नंबर देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया है। प्रश्न पढ़िए, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट करिए तो मैं बताता हूं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है सुनते जाइएगा, जिसकी सभी भुजाएं नहीं केवल दो भुजाएं बराबर होती हैं। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ होता है। इसने पढ़िए, उसकी प्रत्येक बराबर भुजाएं उसकी आधार की 5/6 गुना है। आधार की क्या है, 5/6 गुना है। पढ़ते जाइएगा, उसकी प्रत्येक बराबर भुजाएं आधार की 5/6 गुना है। तो अगर हम लोग बराबर भुजाएं जैसे ए ले रहे हैं और आधार मान लीजिए हम लोग के पास यहाँ पर, पहले तो ऐसे मत सोचिए, आधार को हम लोग अगर मान लो n ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा 5/6n और यह भी हो जाएगा 5/6n। हमसे उसका क्षेत्रफल पूछा गया है। बहुत आराम से हम लोग क्षेत्रफल बता सकते हैं, बस आप लोग थोड़ा समझदारी यहां पर दिखाइएगा तो सब कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको देखो परिमाप दिया गया है, तो हम परिमाप के आधार पर अगर हम चलते हैं तो हम लोग भुजाएं डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे आप अगर सबको जोड़ दें, जैसे 5/6n है प्लस 5/6n है प्लस n है बराबर आप अगर 32 लिखो तो 5/6n और अब सब में देखो n लगा हुआ है, n अगर हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा 5/6 प्लस 5/6 प्लस 1 बराबर 32। तो हम लिख सकते हैं n, देखिए ध्यान से, 6 5 11 5 16/6 बराबर 32 लिखिए।
16 दूना 32 होगा, 6 दूना 12, अर्थात n बराबर 12। यह आपकी हो गई 12। यह 12 हो गया तो 6 दूना 12, यह 10 हो जाएगा और यह भी 10 हो जाएगा। एक बात आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि अगर समबाहु त्रिभुज है उसकी विपरीत जो मतलब समान भुजाओं के विपरीत शीर्ष बिंदु है, वहां से इस पर लंब डालेंगे। भाई इसके लिए सूत्र भी होता है, इसके लिए सूत्र भी होता है। अगर एरिया निकालना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है b/4 अंडर रूट 4a वर्ग माइनस b वर्ग। इस पर भी जाकर के एरिया निकाल सकते हैं अगर ये फार्मूला याद है तो। b मतलब आधार और हमने लिखा b/4। अगर हम इस फार्मूले पे चलना चाहते हैं तो फार्मूले से उत्तर भी फटाफट आ जाएगा, आप करके चाहे देख सकते हैं। मैंने लिखा एरिया बराबर b मतलब 12/4, 4 गुणे a वर्ग, a मतलब 10 का वर्ग, माइनस b वर्ग मतलब 12 का वर्ग। ये 3 हो गया, 100 चौके 400 हो गया, माइनस 144 हो गया, अर्थात 3 गुणे 256 हो गया। 256 16 का वर्ग होता है, 3 गुणे 16 हो गया, अर्थात 48 हो गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक तरीका और बताता हूं कि अगर यह 12 है, इससे इस पर एक लंब डालो तो यह 6 हो जाएगा। यह 10 है, ये 6 है, पाइथागोरस से यह 8 हो जाएगा। अब एरिया निकालेंगे तो 1/2 गुणे 12 गुणे आपका 8 कर दो तो 2 छंग 12, 6 8 48 डायरेक्ट बता सकते हैं। तो राइट सोल्यूशन यहाँ पर 48 है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आप लोग जो है अब आगे बढ़ पाना। हालांकि मेरे पास अभी प्रश्न है और अभी लगभग 1 घंटे सेशन चल सकता है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोग डाइजेस्ट कर सके उतना ही चला जाए और उतने तक ही प्रश्नों को कवर किया जाए। यस, मैं फिर से बता दूं इसको, अगर आप देख ले मैं एक बार फिर से बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यह अगर n है ना तो यह 5/6n है और यह 5/6n है, ऐसे है। ठीक है, यह 5/6n है, यह 5/6n है। परिमाप जो है ना 5/6n प्लस 5 हम चाहे तो रेशियो बना के भी कर सकते हैं, प्लस n बराबर 32 दिया है। n का मान यहां से 12 आया था, अर्थात हम लोग इसको अगर 12 लिखेंगे तो यह 10 होगा, यह भी 10 होगा। इस पर एक लंब डालेंगे तो यह 6 होगा, यह अगर 10 है तो यह 8 होगा। तो समकोण त्रिभुज के हिसाब से लगा दीजिए, 1/2 गुणे 12 गुणे 8, 2 छंग 12, 6 8 48, उत्तर हो गया। तो आज जो है मैं इस सेशन को यहीं पे रोक दूंगा।